हाँ नमस्कार दोस्तों, गोल्ड स्टडी अजमेर के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से मैं आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आप अभी तक के सभी पेपर्स में देख रहे होंगे, सारे पेपर आसान आ रहे हैं। कल सुबह का पहला पेपर जो था 6 तारीख का, वो जरूर थोड़ा सा ठीक लेवल का था, हालांकि वो भी इतना कठिन नहीं था, लेकिन शाम का बहुत ईजी आया और उससे भी ईजी पेपर अभी आपको देखने को मिल जाएगा। और आने वाली जो पारियां हैं 6 तारीख की शाम की, 7 तारीख की जो शाम की पारी है और 8 तारीख की जो दोनों पारियां हैं, उनके विद्यार्थियों को भी चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि पेपर बहुत आसान आ रहे हैं। और एक चीज इन तीनों पेपर से सिद्ध हो चुकी है कि आप जो ये तीनों पेपर हैं, इनका एनालिसिस करके ही अगली पारी के अंदर जावें। इनसे रिलेटेड सवाल ही पूछा जा रहा है बिल्कुल। जो अभी तक 6 तारीख की जो दोनों पारी है और 7 तारीख की जो अभी वाली पारी है, इन पारी का आप एनालिसिस करोगे तो पाओगे सब में सेम से सवाल पूछे गए हैं। तो आपको इसी पैटर्न पर आगे जाना है, ठीक है। अब सुनो, मैं जल्दी जल्दी बिना टाइम बर्बाद किए आपको बताता हूं। देखो, ये जो पता नहीं कौन सी सीरीज का पेपर है, इसमें सिस्टमेटिक नहीं लिखे हैं सवाल, लेकिन सवाल नंबर 3 है इस सीरीज में कि निम्नलिखित में से विश्व का पहला ग्राफिकल इंटरनेट ब्राउजर कौन सा है। तो देखो दोस्तों, ग्राफिकल इंटरनेट ब्राउजर पूछा है। अब वैसे ऑप्शन के आधार पर इसका आंसर होगा एयरविस। ऑप्शन के आधार पर इसका आंसर क्या होगा? एयरविस, ठीक है। ये नाम वैसे भी सबसे अलग ही दिख रहा है। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प ऑपरेटिंग सिस्टम का कार्य नहीं है? इसका आंसर होगा डेटाबेस प्रबंधन, या इंग्लिश में बोले तो डेटाबेस मैनेजमेंट। देखो, कंप्यूटर का मेरे को भी इतना ज्यादा ज्ञान नहीं, इसलिए मैं इसका एक्सप्लेनेशन नहीं करूंगा, और एक्सप्लेनेशन की अपने को जरूरत भी नहीं, अपने को तुरंत आंसर देखना है। बहुत अच्छा सवाल, इतिहास का सवाल है। और लुसेंट किताब आपने पढ़ी हो, मैं हमेशा से कहता आया हूँ इंडियन हिस्ट्री के अंदर तो आप लुसेंट ही पढ़ जाओ। लुसेंट के पहले ही पेज पे लिखा है, किताब उल हिंद की रचना किसने करी थी? अल बरूनी ने करी थी। बहुत इंपॉर्टेंट है, मध्यकालीन भारत की एक प्रमुख किताब है किताब उल हिंद, और उसकी रचना किसने करी है? अल बरूनी ने करी है। अगला सवाल कल शाम का ही रिपीट हो गया। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का औसत जनसंख्या घनत्व कितना है? बहुत आसान, 382 व्यक्ति प्रति किलोमीटर प्रति वर्ग किलोमीटर। कितना आसान सवाल है? कल शाम को आया था ये सवाल, ठीक है। तो जनसंख्या के आंकड़े आपको ढंग से करने में बार बार कह रहा था ये बात आपको पहले भी। अगला सवाल, तमिलनाडु की युद्ध कला या मार्शल आर्ट का स्वरूप है। देखो, ये सवाल किसी को नहीं आता था। अगर आप इसमें रिस्क लेके आए हो तो मेरे को लगता है पक्का आपके नेगेटिव मार्किंग हो जाएगी। बाकी इसका आंसर कठिन था और सिलंबम इसका आंसर है। अगला सवाल दोस्तों, दहेज का अर्थ कौन सी धारा में बताया है? अभी भी कह रहा हूं, हर एक्ट की आप परिभाषा कौन से एक्ट के अंदर दे रखी है आप उसको पढ़ लो। हर एक्ट में परिभाषा कौन सी अनुच्छेद में दे रखी है वो आपको जरूर पढ़ना चाहिए, क्योंकि ऐसे ही सवाल पूछे जा रहे हैं। तो दहेज का अर्थ जो है, परिभाषा उसकी दूसरी धारा में दे रखी है, और सबकी लगभग दूसरी में दे रखी होती है। महाराणा प्रताप के दरबारी पंडित, ये सवाल आरएस मेंस में भी आया था अभी। चक्रपाणी मिश्र जो हैं, उनके दरबारी क्या हैं? पंडित। अगला सवाल बहुत आसान सा, यही सवाल पहले आया था कल। और देखो, अरावली छाई हुई है चारों तरफ। निम्न में से कौन सी पर्वत श्रेणी राजस्थान राज्य को पूर्वी राजस्थान और पश्चिमी राजस्थान में बांटती है? सबको पता है, अरावली बीचों बीच पड़ती है, अपने दोनों भागों में बांट देती है, ठीक है। अगला सवाल, पागल भी बता देगा, लोकसभा में कितने सदस्य हैं राजस्थान से? 25 सदस्य हैं। तो राजस्थान में लोकसभा से कितने सदस्य जाते हैं? राजस्थान से लोकसभा में कितने सदस्य जाते हैं? 25 सदस्य जाते हैं। अगला सवाल दोस्तों, मैंने ऑफलाइन में बता दिया था, ऑनलाइन के अंदर जब मैंने राजस्थान जन आधार कार्ड योजना पढ़ाई थी तब जिक्र भी किया था, और मैं आपको लिखा नहीं पाया था हालांकि, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। सरकारी विभागों में सूचनाओं तक त्वरित अभिगमन के लिए राजस्थान सरकार ने सितंबर 2019 में किस नाम से एक पोर्टल प्रारंभ किया है? बहुत आसान सा, जन सूचना पोर्टल। अखबार में भी खूब नाम आ रहा था। अगला सवाल, देखो एक चीज और बता दूं, अब आप एक राजीव नाम की जो योजना है सरकार की, उसके बारे में पढ़ लेना। सरकारी विभाग, हाँ, तो सवाल नंबर 12 बताइए, जन सूचना पोर्टल। अगला सवाल आ रहा है, ई प्रोम का पूरा नाम क्या है? बहुत आसान सा सवाल। देखो, इसमें लास्ट में ROM तो सब जानते हैं, रीड ओनली मेमोरी। आगे है EEPROM, इसका आंसर होगा इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ये इसका आंसर है। EEPROM का पूरा नाम, रीड ओनली मेमोरी। रोम का नाम तो वैसे ही होता है, यहां पूछा है आपसे EEPROM, ठीक है। बढ़ जाए आगे दोस्तों। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन एक कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? तो इसका आंसर होगा फायरफॉक्स। देखो, एंड्रॉइड सिम्बियन भी ऑपरेटिंग सिस्टम है, iOS जो है एप्पल का ऑपरेटिंग सिस्टम है, फायरफॉक्स जो एक वेब ब्राउजर है। तो आप आराम से सवाल को कर सकते थे, इतना कठिन सवाल नहीं था ये। तो इसका आंसर हो जाएगा फायरफॉक्स। अगला सवाल कितना आसान आया इतिहास से। अपने इंडिया को, अपन हिंदुस्तान को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इंडिया।
सिंधु घाटी सभ्यता भी आपने पढ़ी होगी, तो यही बोलते हैं उसको, इंडस वैली सिविलाइजेशन। सिंधु घाटी सभ्यता को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? इंडस वैली सिविलाइजेशन। इंडस का मतलब ही सिंधु होता है, तो इंडस को संस्कृत में किस नाम से जाना जाएगा? सिंधु। अगला सवाल देखो, निम्नलिखित में से किसकी आबादी कम से कम है? सबसे कम किसकी आबादी है? अरे अक्कल लगा लो, एशिया महाद्वीप में विश्व के सबसे बड़े 2 आबादी वाले देश हैं, चीन और भारत, तो एशिया तो होगा नहीं। अगला अफ्रीका, अफ्रीका एक बड़ा महाद्वीप है, उसकी भी जनसंख्या बहुत ज़्यादा है। यूरोप की भी जनसंख्या ज़्यादा है, सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया, और सबसे कम जनसंख्या भी वहीं पर है, तो सबसे कम जनसंख्या वाला महाद्वीप कौन सा हो जाएगा? ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा इन सभी में से। तो आगे बढ़ जाएं, इसका स्क्रीनशॉट ले लो भले, ठीक है। अगला, हाँ इतना हो गया, ठीक। अगला सवाल दोस्तों, जो आखिरी क्लास थी 6 तारीख के पेपर से पहले रात के 10 बजे डाली थी, और उसमें मैंने बताया था साग आएगा। साग नहीं कहा था कि मैंने साग खाने में इंडिया के लोग एक्सपर्ट हैं, कि साउथ एशियन गेम्स में सबसे ज़्यादा मेडल किसको मिले हैं? भारत को। और साउथ एशियन गेम्स जो है वो कहाँ पर हुए थे? नेपाल। मैंने नहीं बताया था नेपाल की राजधानी काठमांडू में। हाँ दोस्तों, मैं ऑफलाइन क्लास में जरूर इसका मैंने आपको वो लिखाया था, क्या कहते हैं उसको, शुभंकर, ब्लैक बग या काला हिरण। लेकिन ऑनलाइन में देखो, मैंने शॉर्टकट क्लास में 1 घंटे में इसको लिखाना भूल गया था, किस्मत से यही आ गया। किस्मत खराब थी आपकी भी और मेरी भी, लेकिन सवाल वहीं से आया, देख लो। तो इन्हीं के इर्द गिर्द से सवाल आ रहे हैं, ध्यान रखना आप। तो 2019 साउथ एशियन गेम्स कहाँ हुए हैं? अपने नेपाल में हुए हैं। कहाँ हुए हैं? नेपाल में हुए हैं। इन 19 की एंडिंग में हुए थे, 20 की स्टार्टिंग में चल रहे थे। अगला सवाल है आपका, दहेज निषेध अधिनियम 1984-86 के अंतर्गत दहेज लेना देना, इसमें सहयोग करना किस प्रकार की श्रेणी में आएगा? अब सीधी सी बात है, अपराध है दहेज, सभी पहचान देंगे। इसका आंसर है अपराध। महाराणा प्रताप का जन्म, अरे ये नहीं जानते तो क्या जानते हैं आप? 9 मई 1540, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल था, ठीक। अगला सवाल आ रहा है आपके, किसे राजस्थान की मरुगंगा बोलते हैं? मरुगंगा मतलब मरुस्थल, यानी ऑप्शन में माही और बाणगंगा तो वैसे ही नहीं आएगा, गंग नहर भी नहीं आएगा। इंदिरा गांधी नहर जो है, IGNP इंदिरा गांधी नहर प्रोजेक्ट जो है अपना, राजस्थान की क्या कहलाती है? मरुगंगा। राजस्थान की पश्चिमी भाग की जो है काया पलट करी है इस नहर ने, इंदिरा गांधी नहर। राजस्थान का राज्य पुष्प, अरे बहुत आसान सवाल है, रोहिड़ा, टिकुमेला, अंडुलेटा। आप चिंकारा का नाम गजेला गजेला याद रख लेना, राज्य अपने जो राज्य पशु है उसका। प्रोसेपिस सिनेरिया राज्य वृक्ष, गेजडी को याद कर लेना। और मेरे को पूरा विश्वास है अब पलास का नाम आने वाला है, ब्यूटियो मोनोस्पर्मा। पिछले में जंगल की ज्वाला या जो ढाक है या पलास है उसको जंगल की ज्वाला भी कहा जाता है। ऐसा लगता है जंगल में आग लग रही है, वो अगले पेपर में आ सकता है सवाल। तो राजस्थान का राज्य पुष्प कौन सा है? रोहिड़ा है, जिसको अपन बोलते हैं टिकुमेला अंडुलेटा। कल शाम को टिकुमेला अंडुलेटा पूछा था। किस महाकाव्य की रचना? महाकवि माघ। अरे कल्चर की क्लास याद करो, जब भी जालोर का किला पढ़ाता हूँ तब भीनमाल की कभी बात आती है, यहाँ तक कि मैं कभी आपके मेगस्थनीज का भी नाम लेता हूँ, हेनसांग का भी नाम लेता हूँ, सब बातें बताता हूँ। और मैंने आपको ये भी बताया था कि जो हेनसांग है उसने पीलो मोलो कहा था, किसको? जालोर में भीनमाल की नगरी को, और वहाँ पर वो आया भी था। और उस पीनोमोलो या भीनमाल की जो नगरी है वहाँ के महाकवि माघ थे। महाकवि माघ की लाइन भी सुनाता हूँ, उपमा कालिदासस्य भारवी अर्थ गौरवम पद लालित्यन दंडिनम मागे संति त्रयोगुणा। तो माघ जो थे राजस्थान के थे, भीनमाल के थे, बहुत फेमस है। तो माघ की जो रचना थी वो थी शिशुपाल वध, बहुत फेमस रचना है महाकवि माघ की रचना शिशुपाल वध, संस्कृत की एक प्रमुख रचना थी। अगला सवाल जो है आपके आया है, 2 GB कितना होता है? देखो 2 GB कितना होता है? अब आप सब जानते हैं 1 GB में होती है 1024 MB। कितनी MB? 1024 MB। 1 MB में कितनी KB होती है? 1024 KB होती है। और 1 KB में कितनी बाइट होगी? 1024 बाइट हो जाएगी, ठीक है। तो अब सुनो कितना आसान सवाल है। 2 GB यानी 2, 1024 तो MB का आ जाएगा। 2 GB में 1024 MB हो गई। 1024 MB में कितनी KB हो जाएगी? 1024 KB हो जाएगी। और 1024 KB के अंदर इधर अपने बाइट किधर चल जाएगा? 1024। तो ये इसका आंसर जो है ये वाला होगा, 2 × 1024 × 1024 × 1024। पाम ऑपरेटिंग सिस्टम किस प्रकार का कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम है? अब देखो पाम जो है हथेली में लिया जाता है, हथेली में लेगा तो उसको बहुत सारे लोग अलग अलग यूज कर सकते हैं। इसका आंसर देखो वैसे डाउटफुल है, सिंगल आएगा कि मल्टी आएगा, लेकिन इसका जो अभी के लिए आंसर है वो आप यही देख के चले कि मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम है। पाम वाला जो है मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम है पाम वाला, ठीक है। अगला सवाल आ रहा है, बहुत आसान सा सवाल है, दिमाग लगाना चाहिए था। पत्थर और ईंट से बने भवनों के अवशेष, पेंटिंग और मूर्तिकला का अध्ययन करने वाले को क्या कहते हैं? अरे जब अवशेष शब्द आ जाएगा उसका मतलब ही होता है पुरातत्व विज्ञान, ठीक है। और उसमें पेंटिंग मूर्तिकला जो पुरानी है उनका अपन अध्ययन करेंगे तो आर्कियोलॉजी तो कहलाएगा। तो इसका आंसर पुरातत्वविद होगा, इतिहासकार नहीं होगा, ठीक है। अगला सवाल, भारत में कितने प्रकार के वन पाए जाते हैं? 7 प्रकार के वन पाए जाएंगे भारत में, ठीक
ठीक है, कुछ जगह 5 बताए जाते हैं लेकिन 7 है, ठीक है। देवेंद्र झाझड़िया, अरे यार जब मैंने आपको चर्चित व्यक्तित्व पढ़ाए थे तब सुंदर गुर्जर का नाम लिया था, और सुंदर गुर्जर की जब भी मैं बात करता हूँ तो कहता हूँ एक और पैरा खिलाड़ी थे देवेंद्र झाझड़िया, ठीक है। 2016 के रियो ओलंपिक में भी गोल्ड मेडल जीता था। अपने शेखावटी से आते हैं, जेवलिन थ्रो या भाला फेंक के प्रमुख खिलाड़ी है देवेंद्र झाझड़िया। इनको राजीव गांधी खेल रत्न भी मिला था पिछले साल। देवेंद्र झाझड़िया जो है जेवलिन थ्रो, और पक्का देख लेना आपके सुंदर गुर्जर आ सकता है आपके पेपर में। ये सवाल हो गया। आईपीसी की धारा 376 जमानती अपराध है या गैर जमानती अपराध? तो इसका आंसर हो जाएगा गैर जमानती अपराध। कौन सा अपराध? गैर जमानती अपराध। तो इसका आप क्या लो, स्क्रीनशॉट लो, फिर अपन वापस आगे बढ़ते हैं। तो ले लिया होगा स्क्रीनशॉट, ठीक है। समय आपका बर्बाद नहीं हो इसलिए जल्दी जल्दी फुल स्पीड में अपन चलते जा रहे हैं, बकवास नहीं करनी, ठीक है। आगे बढ़ जाएं। हल्दी घाटी के युद्ध में मुगल सम्राट अकबर, अरे बहुत ज्यादा पढ़ाया था कल्चर के अंदर, मैंने बताया भी था कि मानसिंह प्रथम जो है अकबर का खास हुआ करता था, और हल्दी घाटी के युद्ध में वो जा भी रहा था, और यहाँ पर अपने अकबर के किले के अंदर भी रुका था। हो सकता है अकबर के किले का भी अगले पेपर में सवाल आ जाए। तो मानसिंह जो था वो हल्दी घाटी में अकबर का मेन सेनापति के रूप में ये भी गया था, सेना के रूप में, मानसिंह प्रथम। अगला सवाल, निम्न में से कौन सी नदी चंबल की? साफ साफ देखते ही पहचान में आ रहा, बनास। चंबल की सबसे मेन सहायक नदी बनास है अपनी, ठीक है। सवाईमाधोपुर में मिलती है बनास चंबल के अंदर, ठीक है। अशोक गहलोत जो हमारे माननीय सीएम है, उनका इलाका आपको पता है, सरदारपुरा जोधपुर, जोधपुर से आते हैं, सरदारपुरा जोधपुर। अब जब जोधपुर की बात चल रही तो आप जयनारायण व्यास और बरकतुल्ला खान के बारे में पढ़ के चल जाना अगले पेपरों में, ठीक है। अगला सवाल, कुंभलगढ़ राजसमंद में है क्या? बिल्कुल है। मेहरानगढ़ जोधपुर में बिल्कुल है। रणथंभौर सवाईमाधोपुर में बिल्कुल। जूनागढ़ बीकानेर में है। किले आपको बहुत शानदार पढ़ाए थे, उम्मीद करता हूं आप पढ़ के अच्छी तरीके से गए होंगे। यहाँ असुमेलित छाटना था, मतलब गलत कथन कौन सा है, तो इसमें जूनागढ़ बीकानेर की जगह जूनागढ़ बूंदी दे रखा है, तो गलत कौन सा इनमें से? जूनागढ़ बूंदी। जूनागढ़ असली में है कहाँ? बीकानेर। अगला सवाल जो आपका आता है, निम्नलिखित में से कौन सी मेमोरी नहीं है? अब सबको पता है, कल भी सवाल आया था, केस एक मेमोरी होती है, रेम और रोम भी मेमोरी होती है, लेकिन एएलयू मेमोरी नहीं होती है। एएलयू गणना का काम करता है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, तो इसका आंसर होगा एएलयू। अगला सवाल है आपका, एमएस वर्ड में न्यू ब्लैंक डॉक्यूमेंट खोलने की शॉर्टकट कुंजी। न्यू ब्लैंक आ गया, एन याद रखना, कंट्रोल+N, कंट्रोल+N जो है इसकी क्या है? शॉर्टकट कुंजी है। अगला सवाल, शस्त्र अधिनियम, कल गई थी मैंने वीडियो में भी, और कल पेपर वीडियो बनाने के बाद रोड पे कई जने स्टूडेंट मिले थे, उनको मैंने कही थी लिट्टन, अभी भी कह रहा हूँ, लिट्टन को पूरा पढ़ लेना वायसराय वगैरह में, रिपन को पढ़ लेना, कैनिंग को पढ़ लेना, विलियम बेंटिक को पढ़ लेना, कार्नवालिस को पढ़ लेना, डलहौजी को पढ़ लेना। यहाँ से सवाल फिक्स आएंगे आपके, लिख के ले लो, और माउंटबेटन को भी देख लेना, ठीक है। लिट्टन का सवाल बार बार आ रहा है। आर्म्स एक्ट जो है, या हथियार वाला जो अधिनियम है, लिट्टन ने पारित किया था, भारतीयों को हथियार रखने से रोक दिया था इसने। और वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट जो कल आया था ना, वो भी लिट्टन के टाइम का ही आया था। अब देख लो, यहीं से आ रहे हैं सवाल। करजन का बंगाल विभाजन बहुत इंपॉर्टेंट सवाल आएगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या है? 1878 में जो है आर्म्स एक्ट आया था। अभी एमए में आया था पेपर, अभी एमए के पेपर चल रहे थे एमडीएस यूनिवर्सिटी में, उसमें भी यही सवाल पूछा था। अगला सवाल आ रहा है, निम्न में से कौन सा जैव संसाधन नहीं है? थोड़ा सा डाउटफुल सवाल है। कोयला, पेट्रोल, खनिज पदार्थ और पौधा, निम्नलिखित में से कौन सा जैव संसाधन नहीं है? अब देखो, कोयला जो है वो भूगर्भ में उथल पुथल से बना था, जैव संसाधन है। पेट्रोल भी जैव संसाधन है, पौधे भी वैसे जैव संसाधन है, लेकिन खनिज संसाधन जो है वो जैव संसाधन नहीं है। आप बताओ, सोना जो है, चांदी है, वो क्या जैव संसाधन है क्या? नहीं है। तो इसका आंसर होगा खनिज संसाधन, खनिज पदार्थ। अगला सवाल आसान सा है, मैंने लिखाया भी था, बताया भी था, 2024 के ओलंपिक कहाँ होंगे? पेरिस के अंदर होंगे। अगला सवाल देखो, थोड़ा सा सरकारी रिपोर्ट है, डाउटफुल है। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो 2015 के अनुसार कितनी महिलाएं दुष्कर्म की शिकार हुई? कहीं पर डाटा 88,000 के आसपास बताया जा रहा है, कहीं 34,000 आ रहा है, लेकिन इसमें आप 34,000 कर लो, 34,000 से अधिक। अगला सवाल, सिंधु घाटी से संबंधित, अरे बचपन से पढ़ता है, अरे राजस्थान का नाम आते ही जब भी सिंधु घाटी की बात चली कालीबंगा याद आता है। कालीबंगा जो है राजस्थान में स्थित है, तो यहाँ का साफ साफ आंसर कहाँ आ रहा है? कालीबंगा में। अगला सवाल आ रहा है, राजस्थान का निम्नलिखित में से कौन सा जिला तांबे के लिए प्रसिद्ध नहीं है? देखो, झुंझुनू तांबे के लिए प्रसिद्ध है। यही तो कह रहा हूँ, आंख और नाक कान खोल करके वहां पर पेपर के अंदर बैठा करो। लोगों ने देखते ही पहले झुंझुनू कर दिया होगा। यहाँ ये नहीं पूछा कौन तांबे के लिए प्रसिद्ध है, यहाँ ये पूछा तांबे के लिए कौन प्रसिद्ध नहीं है। अब पेपर में ये सवाल आने लगे कौन सा प्रसिद्ध नहीं है, तो आपको नहीं देखना पड़ेगा ढंग से। देखो, झुंझुनू फेमस है तांबे के लिए, अलवर में खोदरीबा चांदमारी क्षेत्र ये भी प्रसिद्ध है, सीकर भी तांबे के लिए प्रसिद्ध है, लेकिन कोटा में जो है तांबा नहीं होता।
तो नहीं के लिए तांबा आ जाएगा। अंग्रेजों के अधीन राजस्थान का पूरा नाम राजपूताना, अपन डायलॉग में मारते हैं जय राजपूताना, तो अंग्रेजों के टाइम पर राजस्थान का नाम क्या था? राजपूताना ही था। ठीक है, बढ़ जाए आगे। अगला सवाल बहुत कठिन आया है, इसको करना बहुत बड़ा रिस्क लेना था। राजीविका या राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद, राजीविका, इसकी फुल फॉर्म याद कर लेना, अगले पेपर में यही फुल फॉर्म पूछ लेंगे आपसे। राजीविका का पूरा नाम क्या है? RGAVP जो है, इसका पंजीयन कब किया गया था? इसका पंजीयन किया गया था राजस्थान सोसाइटी अधिनियम 1958, राजस्थान सोसाइटी अधिनियम 1958। अगला सवाल क्या है? CPU में CMOS चिप का उद्देश्य क्या होता है? ये CMOS चिप जो है CPU के अंदर सिस्टम की सभी सूचनाएं रखती है और समय और तिथि को भी रखती है। तो ध्यान रखना, आपका सवाल नंबर ये था 51 इस सीरीज के अंदर। CMOS चिप जो है, मैं पूरा नहीं लिख रहा, सिस्टम की सूचना व तिथि तथा समय को रखती है, सूचना व तिथि तथा समय इसको रखती है ये। ठीक है, इतनी बात हो गई क्या? ठीक, इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे बढ़ते हैं अपन। और सुनो अब आप, MS वर्ड में कौन सा विकल्प एक तालिका में एक सेल को कई सेल में विभाजित करता है? देखो, विभाजित करना या पृथक करने के लिए आपको पता है एडिटिंग करियो तो स्प्लिट सेल काम आती है, तो इसका आंसर हो जाएगा स्प्लिट सेल। आंध्र प्रदेश में कौन सा आंदोलन वंदे मातरम आंदोलन के नाम से प्रसिद्ध हुआ? स्वदेशी आंदोलन जब चल रहा था तो उसको आंध्र प्रदेश में वंदे मातरम आंदोलन नाम दिया गया था उसका। निम्नलिखित में से कौन सा एक जैव संसाधन है? मैंने आपको पहले भी कई बार पढ़ाए थे, जीवाश्म ईंधन वगैरह, कोयला, पेट्रोल, डीजल, प्राकृतिक गैस वगैरह, वहीं से सवाल आ रहे हैं घूम फिर के। देखो, पेट्रोल जैव संसाधन है, बिल्कुल है। खनिज पदार्थ नहीं है, भारी धातु भी नहीं है, रत्न भी नहीं है। तो यहीं पे यही सवाल पूछा है, कौन सा एक जैव संसाधन है? तो पेट्रोल जो है एक जैव संसाधन है, बिल्कुल है। ठीक है, 55वां सवाल, दक्षिण एशियाई खेल का शुभंकर काला हिरण या ब्लैक बग? काला हिरण, जिसको बोलते हैं ब्लैक बग। अगला सवाल आ रहा है, पॉक्सो एक्ट की परिभाषा के अनुसार कितने वर्ष से कम आयु का व्यक्ति नाबालिग है? देखा जाए तो पॉक्सो एक्ट के अंदर 18 साल का नियम बनाया गया था शुरू में, जब ये 2012 में आया था। बाद में अभी पिछले साल इसमें संशोधन भी हुआ था, और उस संशोधन के टाइम पर इसमें 2 कैटेगरी बना दी थी, एक 14 से 18 तक की बनाई थी, एक 18 की बनाई थी। तो वैसे देखा जाए तो मेरे हिसाब से तो 14 साल आंसर होना चाहिए, बाकी शुरू में 18 जरूर था। ठीक है, अगला सवाल, मालवा के किस सुल्तान को, अरे कितनी बार पढ़ाया, राणा कुंभा जो है उनका खास दुश्मन था मांडू का सुल्तान या मालवा का सुल्तान महमूद खिलजी, और उसकी सारंगपुर विजय के बाद में आपको पता भी कुंभा ने विजय स्तंभ का भी निर्माण किया था, तो खूब बार हराया था इसको, महमूद खिलजी को। तो महमूद खिलजी का नाम आप नहीं जानते तो फिर क्या जानते हो? ठीक है, हो गया। इसके बाद अगला सवाल, जयपुर में मेट्रो, वसुंधरा राज्य के टाइम की बात है, जयपुर में मेट्रो 2015 के अंदर चली थी, जून महीने के अंदर, आपको ध्यान हो तो। राजस्थान के गठन के समय प्रथम चरण, मैंने पहले भी कही थी, एकीकरण पढ़ लेना। पहला ही चरण आया मत्स्य चरण, ABCD, अलवर, भरतपुर, करौली और धौलपुर। कितने जिले हो गए? 4 हो गए ना। ठीक है, तो मत्स्य संघ के टाइम पर कितने जिले? 4 जिले। राजस्थान का विधानसभा जानते होंगे आप, विधानसभा जयपुर कभी देखी होगी आपने, लाल कोठी। ठीक है, लाल कोठी जयपुर के अंदर विधानसभा, वहाँ पर पहले कोचिंगें थी खूब सारी, अब रिद्धि सिद्धि साइड में चली गई है, तो कभी कोचिंग है वहाँ पर पढ़ी हो लाल कोठी, तो वहाँ पर देखा होगा आपने, विधानसभा दिखती बड़ी सी, लाल कोठी जयपुर में है विधानसभा। ठीक है, कितने आसान सवाल पूछे, पेपर वाले पागल हो गए, उनको पता ही नहीं चल रहा कि पेपर का लेवल क्या रखना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन एक इनपुट डिवाइस है? तो स्पीकर, प्रोजेक्टर, प्लॉटर सब आउटपुट डिवाइस है, लेकिन लाइट पेन जो है कैसी डिवाइस होती है? इनपुट। तो निम्न में से लाइट पेन कौन सी डिवाइस है? इनपुट। अगला सवाल, अरे मैंने कंप्यूटर बताने लग गया बीच में, चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक, आगे बढ़े तो ढाका में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का जो गठन है वो किसने किया था, कब हुआ था? आपको पता है, सलीमुल्लाह खान 1906 में मुस्लिम लीग जो है वो, उसकी नीतियां ही आगे जाके भारत विभाजन का कारण बनी थी। अब आप ये याद कर लेना, मुस्लिम लीग का संस्थापक कौन था, अलीगढ़ में मुस्लिम आंदोलन किसने चलाया था, सर सैयद अहमद खां के बारे में भी पढ़ लेना, और आप अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के बारे में पढ़ लेना। ठीक है, शंकुधारी वन खूब देखेंगे आपने, देवदार, चीड़, स्प्रूस वगैरह सब उधर पाए जाते हैं, हिमालय साइड में शंकुधारी वन, टीके टीके से। ठीक है, तो शंकुधारी वन कौन सा हो जाएगा? देवदार। इसके बाद अगला सवाल, महमूद गौरी, देखो तराइन से आ रहा है सवाल बार बार। 1191 में मोहम्मद गौरी जो है क्या है सवाल, सुल्तान मोहम्मद गौरी को वर्ष 1191 में किसने पराजित किया? पृथ्वीराज चौहान ने किया था, पृथ्वीराज थर्ड ने, और 1192 में खुद पराजित हो गए थे। तो यह आंसर क्या होगा? पृथ्वीराज थर्ड। अब आपको पता है बाल श्रम अधिनियम में, बार बार कहता था अधिनियमों के सन याद कर लो, 1986 में आया था बाल श्रम अधिनियम,
69वां गुहिल वंश का संस्थापक, कल रात को भी आया था, शाम को भी, बापा रावल जो हैं वो गुहिल वंश के क्या हैं, पहले शासक है, सॉरी, है ना। अगला सवाल, निम्नलिखित विकल्पों में राजस्थान का सर्वाधिक व्यस्त राजमार्ग, ये अपने अजमेर की तरफ से जा रहा है। 70वां सवाल है, NH8 जो है सबसे व्यस्त है, और इसी पेपर में एक सवाल और पूछा था, NH15 जो है सबसे क्या है, लंबा है, ठीक है। दिसंबर 2019 के अनुसार भारतीय संसद के उच्च सदन राज्यसभा में राजस्थान के कितने सांसद है, 10 है अपने राज्यसभा में सांसद, राजस्थान से 10 चुन के जाते हैं, ठीक है। अगला सवाल है, उर्स कहाँ लगता है सबसे प्रसिद्ध पूरे भारत में, भारत में राजस्थान में सब जगह एक ही उर्स है अपना, अजमेर का ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का, ख्वाजा साहब का उर्स अजमेर, ठीक है। तो ये हो गया आपका इतना पार्ट। आगे बढ़ जाएं तो अगला सवाल है, छोटी नदियां जब बड़ी नदियों में मिलती है तो उन्हें क्या कहते हैं। देखो, डेल्टा इसको कहेंगे नहीं, नहर कहेंगे नहीं, झरना इसको कहेंगे नहीं। छोटी नदियां जो बड़ी नदियों में मिलती हैं उनको बोलते हैं सहायक नदियां। क्या बोलते हैं, सहायक नदियां बोलते हैं। कौन सी नदियां, सहायक नदियां। अगला सवाल आ रहा है, पूरे देश के आम चुनावों में पूरे भारत में पहली बार इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का प्रयोग कब हुआ। तो देखा जाए इसका आंसर होगा 2014, क्योंकि पूरे भारत की बात आ रही है, ठीक है, पूरे भारत में। पहले भी हुआ, 2004 में प्रयोग चालू हो गया था, लेकिन वो पूरे भारत में नहीं था। 1999 में अपने राजस्थान MP इनकी विधानसभा चुनाव के अंदर भी EVM का प्रयोग हुआ था, और EVM का प्रयोग पूछा। अब मैं आपसे कह रहा हूं, अब आप याद करना संविधान संशोधन अधिनियम कौन सा, जिसके अंदर आपको मतदान का अधिकार मिला था, ठीक है। सोन किसकी सहायक नदी है, बहुत आसान सवाल है, गंगा की सहायक नदी। कल रात को मेरे से कई जनों के फोन आए थे, उन्होंने कि अब क्या पढ़े, तो मैंने क्लियर कहा था, नदी और उनके किनारे बसे शहर, उनकी सहायक नदियां, उद्योग, खनिज, इन टॉपिकों को आप ढंग से करके जाओ ज्योग्राफी में, पहाड़ियों को भी। सोन गंगा की सहायक नदी है, ठीक है ना। मानव तस्करी बिल के तहत नोडल अधिकारी की नियुक्ति राज्य सरकार किस स्तर पर करती है। इसका आंसर होगा जिला स्तर पर। कौन से स्तर पर, जिला स्तर पर, ठीक है। इतनी बात रहेगी ध्यान। राजस्थान का मरुस्थल किस नाम से जाना जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा थार मरुस्थल। कौन सा मरुस्थल, थार। इसका स्क्रीनशॉट लो, पहले लिखते हैं आगे फिर। हाँ, ले लिया होगा स्क्रीनशॉट, ठीक है। हाँ, तो अब सुनो, सबसे बड़ी बात, राजस्थान का मरुस्थल किस नाम से जाना जाता है, थार का मरुस्थल। बचपन से पढ़ते आए हैं, ठीक है। अगला सवाल, राजस्थान में प्रथम आधुनिक ओपन कास्ट लिग्नाइट खदान। मैंने कई बार बताया, जब भी कोयले का नाम आता है मैं कहता हूं जालिपा, कपूरटरी, गिरल, भादरेस क्या है। बार बार पूछा मैंने सवाल, RS में भी आया है। जालिपा, कपूरटरी, गिरल, भादरेस, पलाना, बरसिंगसर, गुडा, विष्णुनोक, ये सब क्या है, कोयले की खदानें हैं। और जिसमें जालिपा, कपूरटरी, गिरल और भादरेस ये सारी की सारी बाड़मेर में। इनमें से एक नाम और आ सकता है। तो पूछा है गिरल वाली जो खान है वो किस जिले में है, तो बाड़मेर में है। गिरल वाली जो खान है वो किस जिले में है, बाड़मेर में। अगला सवाल, राजस्थान के गठन के समय दूसरा चरण। अरे दूसरे चरण में आपको पता है, बाबू झाड़ूकी को प्रसाटो, बांसवाड़ा, बूंदी, झालावाड़, डूंगरपुर, किशनगढ़, कोटा और प्रतापगढ़, शाहपुरा और टोंक, इन सभी जो राजस्थान के दूसरे चरण में इनका विलय हुआ था। तो बताओ इनकी राजधानी क्या थी, ये पूछा है। कोटा थी इनकी राजधानी, ठीक। अब अगला सवाल आ रहा है आपके, भारत के किस राज्य का भौगोलिक क्षेत्रफल सर्वाधिक है। तो इसका आंसर होगा, बचपन से पढ़ते आए अपना राजस्थान सबसे बड़ा राज्य है क्षेत्रफल के आधार पे, ठीक है। भारत में लोकसभा का जो नेता होता है, सत्ताधारी दल का नेता। अब सत्ताधारी दल का नेता हमेशा ध्यान रखना प्रधानमंत्री होता है। बीजेपी की सत्ता है भी लोकसभा में, उसके नेता कौन होंगे, प्रधानमंत्री। ध्यान रखना सत्ताधारी दल का नेता जो है लोकसभा में कौन होता है, प्रधानमंत्री। कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है, ब्राजील। उधर कॉफी बहुत ज़्यादा होती है, ये बहुत फेमस सवाल है, ठीक है। और भारत में कर्नाटक में बाबा बुदन की पहाड़ियाँ जो है कॉफी के लिए बहुत प्रसिद्ध है। महिलाओं को कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न अधिनियम जो है ये 2013 के अंत में इसकी अधिसूचना आई थी। सर पूछा है आपसे, है ना। अगला सवाल आ रहा है, गतिशील रेत के टीले क्या कहलाते हैं। देखो, ढोर तो आंसर होगा नहीं, ढोर का मतलब जानवर होता है, रोहिड़ा हो नहीं सकता, खेजड़ी हो नहीं सकता। धरियन जो है वो गतिशील रेत के टीले होते हैं। अगला सवाल, राजस्थान में कौन सा विकल्प पारंपरिक कुटीर उद्योग का उदाहरण है। इसका आंसर पश्मीना शॉल मत कर देना, पश्मीना आपके जम्मू कश्मीर की है। तो यहाँ पर आंसर होगा आपके 93 के अंदर हस्त निर्मित कालीन जो है ये राजस्थान की हस्तकला या पारंपरिक जो उद्योग हैं उससे संबंधित है। तो हस्त निर्मित कालीन, ठीक है। अगला सवाल है आपका, सूत्रधार मंडन द्वारा निम्नलिखित में से किसकी रचना नहीं की गई। प्रसाद मंडन की है, वास्तुसार की है, वास्तु मंजरी की है। तो मंडन की रचना नहीं है, व्यवहार दर्श। क्या नाम है, व्यवहार दर्श। अगला सवाल है आपका, कंप्यूटर से जुड़ा हुआ है,
मैं आपको चलो कंप्यूटर के सवाल लास्ट में मैं ही करा दूंगा सारे के सारे, 3-4 बता दिए थे मैंने, अब बीच में मैंने कुछ छोड़ दिए थे, उन्हीं को मैं ही बता दूंगा अभी आपको सारे एक साथ कंप्यूटर के, है ना। निम्नलिखित में से कौन एक, फिर कंप्यूटर आ गया बीच में, 1 मिनट रुको। हाँ, इनमें से कौन नवीन वलित पर्वत का उदाहरण है। देखो हिमालय जो है नवीन वलित पर्वतमाला मानी जाती है, यंग फोल्डेड माउंटेन कहलाती है हिमालय, तो हिमालय जो है नवीन वलित पर्वतमाला क्या है, उदाहरण है। जब भी मैं शीतला माता पढ़ाता हूं तब कल्चर में बता देता हूं चेचक का टीका किसने खोजा था, एडवर्ड जेनर। संसार का पहला टीका था चेचक का टीका, ठीक है। चेचक का टीका किसने खोजा है, एडवर्ड जेनर, ठीक है। अब आपसे पूछ लेंगे रेबीज का टीका तो लुईस पास्चर हो जाएगा, और पोलियो का टीका जॉन साल्क, ठीक है। हाउस ऑफ पीपुल जो है उसको किस नाम से जाना जाता है, लोकसभा को अपन लोगों का सदन भी कहते हैं, तो लोकसभा जो है हाउस ऑफ पीपुल कहलाता है। इसके अलावा सती रोकथाम अधिनियम आ रहा है 1987, ये कहाँ पर पारित हुआ था, राजस्थान के अंदर हुआ था, ठीक है। और अगला सवाल आ रहा है, राजस्थानी कौन सी नदी, अर्जुन की गंगा, बाण गंगा सबको पता है, ठीक है। अर्जुन की गंगा किसको बोलते हैं अपन, बाण गंगा को बोलते हैं। इतनी बात हो गई क्लियर, ठीक है। जयपुर का प्रसिद्ध हवा महल का निर्माण किसके द्वारा किया गया था, सबको पता है सवाई प्रताप सिंह ने किया था, सवाई प्रताप सिंह ने करवाया था, लालचंद कारीगर, ठीक है। अब देखो जयपुर के महल पूछे जा रहे हैं, कल जल महल आया था, आज हवा महल आया है, ठीक है। अगला सवाल जो आ रहा है, राजस्थान में किस किले में मलिक शाह पीर की दरगाह है, अरे बिल्कुल बताया था, याद आ रहा हो तो मैंने कही थी सबका मालिक एक, मालिक कहाँ रहते हैं, जालोर में, यानी मलिक शाह पीर की दरगाह कहाँ है, जालोर किले में। जालोर किले में तोपखाना मस्जिद भी है, जिसको अलाउद्दीन खिलजी की मस्जिद भी कहते हैं, ध्यान रखना। पीर सदरुद्दीन की दरगाह रणथंभौर से पूछ सकते हैं, मीठा शाह की दरगाह आपसे पूछ सकते हैं गागरोन के किले से, ठीक है। इतनी बातें याद रखना, इंपॉर्टेंट दरगाह। मीरान साहब की दरगाह आपको तारागढ़ के किले से पूछी जा सकती है, ध्यान रखना। निम्नलिखित में कौन सा एक इंटरनेट ब्राउजर है, ठीक है, तो साफ साफ दिख रहा है ओपेरा। पहले आपको पता है ओपेरा ही चलाया करते थे अपन सिंपल मोबाइलों के अंदर, आज से 5-7 साल पहले ज़्यादातर लोग। तो निम्नलिखित में कौन सा इंटरनेट ब्राउजर है, ओपेरा, साफ साफ समझ में आ रहा है। आपको सारे वेब ब्राउजर याद कर लेने चाहिए अगले पेपर के लिए। इम्पैक्ट प्रिंटर नहीं होता है, ध्यान रखना, लेजर प्रिंटर जो होता है वो इम्पैक्ट प्रिंटर नहीं होता है। यहाँ कंप्यूटर आ गया। फिर अगला सवाल आ रहा है आपके, सुनहरे रेशे किसको बोलते हैं अपन, सुनहरे रेशे, तो गोल्डन फाइबर जानते हो आप, गोल्डन फाइबर, सुनहरा रेशा बोलते हैं अपन जूट को, किसको बोलते हैं, जूट को। अब आपको जूट, रेशम, कपास, इनके सबके बारे में पढ़ लेना चाहिए, ठीक है। अगला सवाल, किस जीवाणु के कारण दही बनता है, कई बार क्लासों में बात चलती है कि जितनी भी सफेद चीजें होती है वो सारी की सारी, दूध हो चाहे दही हो, ये सब लैक्टोबैसिलस की देन है सारी की सारी, तो लैक्टोबैसिलस। विटामिन डी कल ही कही थी मैंने, ध्यान रखना, सारे विटामिन याद कर लो। आज विटामिन डी पूछ लिया, कल विटामिन ए पूछा था। विटामिन डी के अभाव से क्या होता है, रिकेट्स रोग हो जाता है। अब एक और सलाह दे रहा हूँ, विटामिनों के नाम भी याद कर लेना, कौन सा तो कैल्सीफेरोल होता है, कौन सा ईटोकोफेरोल होता है, कौन सा आपकी क्या नाम है, एस्कॉर्बिक अम्ल होता है, ठीक है। अगला सवाल, जयपुर की स्थापना सबको पता है, सवाई जयसिंह द्वितीय। अगर यहाँ जयसिंह द्वितीय होता तो भी एक ही बात थी, ठीक है। राजस्थान की सबसे बड़ी कृत्रिम झील जो है, इसका आंसर हो जाएगा आपके जयसमंद झील। कौन सी झील हो जाएगी, जयसमंद। सबसे लंबा जो हाईवे हमारा वो कौन सा है, NH-15। राजस्थान का जो सबसे लंबा हाईवे वो कौन सा, NH-15। और कौन सी माता जी को अपन चुओ वाली माता जी बोलते हैं, करणी माता, सबको पता है ये बात, ठीक है। बहुत आसान सवाल था, ठीक है। आगे बढ़ जाएं, ठीक, इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। ले लियो स्क्रीनशॉट। तो आगे देखो, जयप्रभा मेनन जो है, इनका संबंध किस नृत्य से है, किस शास्त्रीय नृत्य से है, तो जयप्रभा मेनन जो है उनका संबंध है, जयप्रभा जो है उनका संबंध किससे है, मोहिनी अट्टम से। किससे है, मोहिनी अट्टम से। इसके बाद एक सवाल यह था, कौन सा संयुक्त क्षेत्र का उद्योग नहीं है, तो नाम दिख रहा है ऑप्शन में, रिलायंस जियो। प्राइवेट कंपनी तो ये संयुक्त क्षेत्र तो हो ही नहीं सकता, तो इसका आंसर हो जाएगा रिलायंस जियो। नागालैंड का जो युद्ध गीत है वो कौन सा कहलाता है, हेरी इलव। ये हेरी इलव, इतना कठिन सवाल आया, ये कहाँ का युद्ध गीत है, नागालैंड का, जनजातियों वालों का। गंधर्व बाई से सबको बताई थी, कलाकारों को बहुत आश्रय देते थे, सवाई प्रताप सिंह। लाल दोमट मिट्टी कहाँ पाई जाती है, राजस्थान में, दक्षिणी राजस्थान में। खूब पढ़ा है अपन ने ये, ठीक है। इसके बाद जो अगला सवाल है आपका, राजस्थान का मैनचेस्टर, कल राजस्थान का औद्योगिक शहर पूछा था, आज मैनचेस्टर पूछ लिया। मैनचेस्टर किसको बोलते हैं, भीलवाड़ा को बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर सूती वस्त्र के बहुत सारे क्या हैं, कारखाने हैं। मैनचेस्टर, लिवरपूल वगैरह वैसे भी इंग्लैंड की वो जगह है जो सूती वस्त्र के लिए बहुत ज्यादा क्या है, फेमस है। राजस्थान में कौन सा लोक नृत्य महिलाएं करती है, अरे घूमर नृत्य महिलाएं तो करती है, कभी आदमी को नाचते देखा क्या, गोल गोल, ठीक है। आप नाचते तो बात अलग है, ठीक हो गया तक।
अगला सवाल आ रहा है, भारत सरकार द्वारा मानव संसाधन विकास मंत्रालय, एक भी बच्चे को नहीं आता था ये कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय की स्थापना कभी 1985 में हुई थी। मानव संसाधन विकास मंत्रालय के बारे में पढ़ लेना आप, इसके मंत्री कौन है, इसका नया नाम के चेंज करके क्या कर दिया। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा, कल ही गई थी मैंने, सारे मंत्री याद कर लो, केंद्र के भी और राज्य के भी। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर कौन सा है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपके अंकोर वाट। अंकोर वाट जो है पहले भी मैंने कभी बताया था, इसका जिक्र किया था, बहुत पुराना मंदिर है, हिंदुओं के मंदिर है यहाँ पर बहुत फेमस। अंकोर वाट कंबोडिया के अंदर है अंकोर वाट के मंदिर, ध्यान रखना। दहेज निषेध अधिनियम 1961 की धारा 2 के अनुसार दहेज क्या है, सीधी सी बात है, शादी के टाइम पर कोई भी बहुमूल्य प्रतिभूति जो होती है वो मांगना, उपहार मांगना, ये क्या हो जाएगा, दहेज हो जाएगा, शादी के लिए संपत्ति। राजस्थान किस स्थान से अंग्रेजी शिक्षा, सबको पता मेयो कॉलेज बहुत फेमस है अपना अंग्रेजी शिक्षा के लिए, ठीक है। सरसों उत्पादन के लिए सरसों का राज्य किसको बोलते हैं, राजस्थान को बोलेंगे सरसों का राज्य, क्योंकि राजस्थान सरसों के उत्पादन में क्या है, प्रथम है, इसलिए राजस्थान को सरसों का राज्य भी बोलते हैं। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का अपना कार्यकाल कौन सा है, इस बार 30 नंबर का। एक बार 1998 के टाइम पे बने थे, फिर ये बने थे अपने 2000 क्या नाम है, अभी कौन सा सन चल रहा है, 2018 से लेकर 2024 के लिए बने। इससे पहले 2008 से लेकर 2013 तक भी सीएम क्या रहे थे, अशोक गहलोत रहे थे। तो अशोक गहलोत जो है इनका कार्यकाल कौन से नंबर का रहा है, इस बार तृतीय नंबर का, ठीक है। किस एजेंसी द्वारा राजस्थान सरकार के चिकित्सा विभाग, अब मेरी एक बात सुनो, चिकित्सा से संबंधित कौन होता है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ही होता है, तो तंबाकू के मामले में राजस्थान को कौन अवार्ड देगा, WHO देगा। अगला सवाल आ रहा है आपके, हाँ तो दोस्तों मेरी बात सुनो, ये आपके जीके हो गया कंप्लीट, बाल अपराध हो गया कंप्लीट, साइंस वगैरह सब कंप्लीट हो गया। अब कंप्यूटर और रीजनिंग बच रही है। कंप्यूटर में आपको और बता देता हूँ, मैंने EEPROM तो आपको बता ही दिया शुरू में, ठीक है। इसके बाद कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम भी मैंने बता दिया, फायरफॉक्स। इसके बाद मैंने आपको क्या बताया था, एक सेकेंड रुकिएगा, 2GB भी बता दी मैंने आपको, पाम OS भी मैंने आपको बता दिया, ठीक है। इसके अलावा मैंने आपको कंप्यूटर के अंदर केस में वो मेमोरी वाला भी बता दिया, ALU उसका आंसर होगा, इनमें से कौन सी मेमोरी नहीं है। न्यू ब्लैंक डॉक्यूमेंट भी हो गया है अपना। इसके बाद अगला जो अपना सवाल है कंप्यूटर वाला, देखो ये जो सीरीज है ना दोस्तों, इसमें लगातार नहीं है सवाल, तो मेरे को एक एक सवाल देखना पड़ रहा है कौन सा कंप्यूटर का है कौन सा नहीं है। तो जो कंप्यूटर के बच रहे हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। अब अगले पेपर के लिए आपको बहुत ही क्या रहना, सावधान रहना है। पेपर आ रहे हैं आसान। कल तक राजस्थानी कल्चर और हिस्ट्री नहीं पूछी जा रही थी, लेकिन आज राजस्थानी कल्चर और हिस्ट्री बार बार पूछी जा रही है। तो अब आपको राजस्थान हिस्ट्री कल्चर का फटाफट क्या कर लेना चाहिए, रिवीजन। अगला सवाल आ रहा है, विंडोज 10 ऑपरेटिंग सिस्टम में डेट एंड टाइम कहाँ स्थित होती है। देखो टास्क बार के अंदर एक ट्रे होती है, वहाँ पर होता है। तो ये आंसर बहुत अच्छा सा है। विंडोज 10 ऑपरेटिंग सिस्टम में डेट एंड टाइम कहाँ होता है, टास्क बार के यहाँ। जो अगला सवाल है इसके बाद कंप्यूटर का, वो ये है आपके, विंडोज 10 किस वर्ष में लॉन्च किया गया। देखो विंडोज के सवाल आ रहे हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम के आ रहे हैं, ढंग से पढ़ लेना। तो विंडोज 10 जो है 2015 में आया था, सबसे लेटेस्ट जो है वर्जन यही है। बैंकिंग उद्योगों में देखो कितना आसान सवाल आया, मैंने आपको कहीं इनपुट आउटपुट ढंग से पढ़ लेना, अभी भी कह रहा हूँ, यहाँ से घुमा फिरा के सवाल आ रहे हैं। बैंकों में चेक वगैरह को सत्यापित करने के लिए MICR मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर का प्रयोग होता है, MICR का, ठीक है। तो MICR ध्यान रखना आप, ठीक। अगला सवाल जो है आपके निम्नलिखित में कौन आउटपुट डिवाइस है। देखो लाइट पेन इनपुट है, OMR भी इनपुट है, वेव कैमरा भी इनपुट ही होता है। तो स्पीकर जो है आपकी क्या होती है, आउटपुट डिवाइस होती है। तो ध्यान रखना स्पीकर जो है कौन सी डिवाइस है, आउटपुट डिवाइस है। तो ध्यान रखना, मैं बार बार कह रहा हूँ स्पीकर इनपुट आउटपुट में से घुमा फिरा के सवाल पूछे जा रहे हैं, रट लेना। अगर अब भी आपको इनपुट आउटपुट नहीं आती तो फिर आप मूर्ख आदमी हो। तो अगला सवाल जो है आपके क्या आ रहा है, अगला सवाल आ रहा है आपके, GUI आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम में यूजर इंटरफेस निम्नलिखित में से किसका इस्तेमाल नहीं करते हैं। देखो इसमें कलर आइकन और मेनू का प्रयोग होता है, आंसर होगा ग्राफ। आंसर क्या होगा इसका, ग्राफ होगा। अगला सवाल आ रहा है, बिंदुओं या डॉट्स के विन्यास द्वारा मॉनिटर पर निर्मित छवि क्या कहलाती है। अब आप सब पिक्सेल सोच रहे होंगे, लेकिन दोस्तों पिक्सेल से मिलकर भी बनता है डॉट मैप, और डॉट मैप से मिलकर भी पिक्स मैप बनता है। सही ऑप्शन पिक्स मैप होना चाहिए था, लेकिन इसमें ऑप्शन पिक्स मैप नहीं है, लेकिन पिक्सेल भी इसका आंसर नहीं होना चाहिए, इसका आंसर होगा डॉट मैप। तो इस सवाल के ऊपर देखते हैं क्या करते हैं आपके आंसर की में पुलिस विभाग। तो इसका आंसर होगा डॉट मैप। बिंदुओं या डॉट के विन्यास द्वारा मॉनिटर पर निर्मित छवि क्या कहलाएगी, डॉट मैप कहलाएगी। एक ऐसा इनपुट डिवाइस जिसका उपयोग कंप्यूटर की स्क्रीन पर रेखाएं या चित्र बनाने के लिए किया जाता है। इसका आंसर हो जाएगा लाइट पेन। आपको पता है लाइट पेन का काम ही यही होता है, चित्र बनाना, रेखा खींचना, ठीक है। अगला सवाल जो है आपका आ रहा है, WSI WYG बता दिया मैंने, व्हाट यू सी इज व्हाट यू गेट। WSI WYG जो है कंप्यूटर का पूरा नाम है, कंप्यूटर के अंदर एक टर्म है, उसका पूरा नाम है व्हाट यू सी इज व्हाट यू गेट, इसका आंसर होगा।
निम्नलिखित में से कौन सी एक सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस नहीं है? देखो मॉनिटर भी सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस है, विजुअल डिस्प्ले टर्मिनल भी होता है, वीडियो सिस्टम भी होता है। तो ध्यान रखना प्लॉटर जो है वो एक सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस नहीं है। कौन? प्लॉटर। और अगला सवाल जो है वो भी प्लॉटर का याद है। देखो ये प्लॉटर छार का चारों तरफ, प्लॉटर को पढ़ लेना ढंग से। प्लॉटर खालिस्तान एक आउटपुट डिवाइस है जो रेखाएं खींचने के लिए पेन का उपयोग करता है। अब रेखाएं खींचने का प्रयोग किसमें होगा? प्लॉटर में तो होता है रेखाएं खींचने में। प्लॉटर में आपको पता है ग्राफिक्स बनाते हैं अपन, नक्शे वगैरह, ठीक है। अगला सवाल आ रहा है आपके कंप्यूटर का ही है। सवाल क्या है? निम्नलिखित में से कौन एक इंटरनेट ब्राउजर? बता दिया मैंने आपको, ओपेरा। इम्पैक्ट प्रिंटर नहीं होता, लेजर प्रिंटर, ये भी मैंने आपको बता दिया। निम्नलिखित में से कौन एक सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस है? मॉनिटर जो है एक सॉफ्ट कॉपी आउटपुट क्या है? डिवाइस है। तो मॉनिटर जो है एक सॉफ्ट कॉपी क्या होता है? आउटपुट डिवाइस होता है। इतनी बात आपको जरूर पता चल गई होगी। इतना हो गया है अपना। इसके बाद एक सवाल आता है, इंटरनेट ब्राउज़र में कोई पेज दोबारा लोड करने के लिए, थोड़ा सा डाउटफुल सवाल है, रिफ्रेश और रिलोड के अंदर कन्फ्यूजन है, लेकिन इसका आंसर जो होगा, इंटरनेट ब्राउज़र में कोई पेज दोबारा लोड करने के लिए रिफ्रेश का उपयोग करते हैं। किसका करते हैं? रिफ्रेश का। आपको पता है अपन वापस उसको ऊपर स्क्रीन को खींचते हैं, वो गोल गोल एक बनी हुई आती है डिजाइन, वो रिफ्रेश होती है, ठीक है। तो इस सवाल का आंसर क्या हो जाएगा? रिफ्रेश हो जाएगा। अगला सवाल है, मॉनिटर की ऊर्ध्व लंबाई यानी खड़ी और क्षैतिज लंबाई यानी आरडी, उसको क्या कहते हैं? इसको बोलते हैं अपन, रेजुलेशन मत करना, इसको बोलेंगे एस्पेक्ट रेशियो, क्योंकि वो जो पूरी साइज होती है उसका एक पर्टिकुलर एस्पेक्ट क्या होता है? रेशियो होता है। तो मॉनिटर की ऊर्ध्व लंबाई का उसकी क्षैतिज लंबाई से जो संबंध होता है उसको बोलते हैं एस्पेक्ट रेशियो, ठीक है, यानी अनुमानित अनुपात, ठीक है। जो अगला सवाल है, एमएस वर्ड में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प आपको एक तालिका में दो या अधिक सेल को सम्मिलित करने की अनुमति देता है? आपने एक चीज़ सुनी होगी, इन दोनों को मर्ज कर दो। कई बार नहीं होता कोचिंग में अपने एक टीचर का समय बहुत कीमती होता है और दो क्लासें अलग अलग खाली पड़ी होती है, अपन कहते हैं इन क्लासों को मर्ज कर दो, एक ही टीचर पढ़ा देगा इनको। तो देखो दो फाइलों को मर्ज ही तो करेंगे, तो मर्ज सेल का प्रयोग होगा। कई सवाल जो हैं, मैं तो कह रहा हूँ हर जगह पर नाम को पढ़ लो एक बार ढंग से, कई बार नाम में भी आंसर क्या होता है? छुपा हुआ होता है। तो इतनी बात होगी दोस्तों, ठीक है। आगे एक सवाल है, फाइल बनाना ऑपरेटिंग सिस्टम के मैनेजमेंट फंक्शन का। पहले मैं ये स्क्रीनशॉट लो, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। हाँ तो दोस्तों, फाइल बनाना ऑपरेटिंग सिस्टम के मैनेजमेंट फंक्शन का भाग होता है। इसका आंसर हो जाएगा फाइल। इसका आंसर क्या हो जाएगा? फाइल। अगला सवाल है आपका, एमएस वर्ड में पेज की विषम सामग्री की पृष्ठभूमि में आभासी पाठ, देखो हिंदी लिखी है लेकिन इसकी इंग्लिश की बात करें ना, घोष टेक्स्ट सम्मिलित करने के लिए प्रयोग किया जाता है। आपको पता है कोई भी कोचिंग के नोट्स वगैरह होते हैं उसमें पीछे की तरफ आभासी सी आपको एक डिजाइन सी दिखती है, उसमें कई बार कोचिंग का लोगो होता है जिसको अपन वाटर मार्क भी बोलते हैं। इसका आंसर क्या होगा? वाटर मार्क होगा। अगला सवाल जो है आपका, दोस्तों आपका कंप्यूटर क्या हो चुका है? पूरा हो चुका है। तो इसी के साथ मैंने आपको 90 सवाल बता दिए हैं, 90 के 120 के लगभग सवाल बता दिए हैं। अब आपके रीजनिंग के सवाल जो है नरेंद्र सर आपको बताएंगे। और दोस्तों तैयारी को ढंग से जारी रखना, पेपर बहुत आसान आ रहा है। आप अगर, मैं मानता हूँ, अगर देखो पेपरों के लेवल के अकॉर्डिंग आपको चलना पड़ेगा। इसका स्क्रीनशॉट लो जब तक सर आ रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं नरेंद्र आपके सामने आ गया हूँ रीजनिंग का। पहले आपने देखा ही होगा कि जीके और कंप्यूटर ऑल ऑफ जो भी 90 क्वेश्चन थे वो रौनक सर द्वारा आपको बता दी गई आंसर की। और आज मैं आपको जो रीजनिंग के क्वेश्चन करा देता हूं। तो देखो ये 7 नवंबर का पेपर है, उसका फर्स्ट शिफ्ट है। फर्स्ट शिफ्ट के अंदर जो जो रीजनिंग के 30 क्वेश्चन आए हैं उनके बारे में मैं एक एक सॉल्यूशन करवा देता हूं दोस्तों। तो आया था 92, 137 क्वेश्चन। क्या आया था? 92, 137, 182, 227, 227 और अगला 272 और अगला क्वेश्चन में क्वेश्चन मार्क लगा हुआ था। दोस्तों अगर आप लोगों को ध्यान है तो देखिए यहाँ पर अंतर निकालते हैं। तो यहाँ पर देखो अंतर आपका 45 का आ रहा है। कितने का अंतर आ रहा है? 45 प्लस करते जाइए, रेशियो में 45 प्लस 45 किया,
इसमें भी 45 कीजिए, 45 किया तो यहां पर 45 करोगे तो आपका आंसर क्या आना चाहिए? तो देखो 5 और 2 को जोड़ेंगे 7 आएगा, 7 4 11, 1 आएगा, हासिल का 1 317 आपका राइट आंसर है। ये आपका एक क्वेश्चन सीरीज का था जो आपके श्रृंखला से आया। दूसरा क्वेश्चन जो आपके आ रहा है वो दोस्तों है आपका जो अपने रिलेशन का, ब्लड रिलेशन का था, उसमें लिखा एफ ई की बहन है, तो एफ है वो ई की बहन है। दोस्तों मैं सॉल्यूशन भी बता रहा हूं और ध्यान रखना ऑप्शन क्या आएगा। एफ ई की बहन है, बी डी का पिता है, ए सी की मां है, ई है वो बी और ए की मां है। दोस्तों ये जो ई है ना, ये किसकी मां है? ये ई है वो है बी और ए की मां, तो बी और ए की मां है ये दोनों की मां हो गई। अब ध्यान रखना क्वेश्चन में पूछा है, उसको दोबारा रिपीट कर रहा हूं कि एफ ई की बहन है, तो ये दोनों तो बहने हो गई। आपको पता है कि ये दोनों क्या है? बहने, तो ये बहन और ये बहन, ये दोनों बहनें हो गई, ये ध्यान रखना है। और ये देखो भाई होंगे या बहन भाई बहन होंगे, ये ध्यान रखना। अब कह रहा है कि बी है वो डी का पिता है, बी है वो डी का पिता है, डी का पिता यानी ये डी का पिता, इसका मतलब है कि इनका रिलेशन बहन भाई का हो सकता है, अभी भाई का हो सकता है, ए का पता नहीं। ए सी की मां है, ए है वो सी की मां है, इस सी की मां कौन है? ए। तो अब ध्यान रखना दोस्तों, ये इसकी मां है और ये इसका पिता है, लेकिन ये दोनों इनकी मां एक ही है, तो ये दोनों क्या होंगे आपस में? ध्यान रखना ये दोनों पति पत्नी नहीं होंगे, भाई बहन होंगे। क्या होंगे? भाई बहन, ये ध्यान रखना आपको। अब पूछा क्या है? आपको पूछा है इसमें ई का सी से क्या संबंध है? ई क्या लगेगी सी के? तो दोस्तों ये इसकी मां, और मां की मां क्या कहलाती है? नानी। और अगर अपन देखें तो दादी या नानी, तो इसका ऑप्शन दादी या नानी लिखा हुआ, ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है, यही आपका राइट आंसर है दोस्तों। तो उम्मीद करता हूं कि समझ में आ गया होगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब क्वेश्चन नंबर अपन अगला लेते हैं, तीसरा। चलिए तीसरे क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं। तीसरा क्वेश्चन आपका रीजनिंग में क्या आया था, चलिए इसका एक्सप्लेनेशन करते हैं। तो दोस्तों अब तीसरा क्वेश्चन आपके सामने ला रहा हूं, थोड़ा सा देखो, सफिशिएंट रखना। अब एक आया था स्टार में, ऐसे स्टार में आया था 2 4 लिखा हुआ था और 3 2 लिखा हुआ था, ये एक कॉलम में स्टार में आया था ऐसा क्वेश्चन। अब मैं ऊपर स्टार नहीं बना रहा हूं, आपको सीधा समझा दूं। यहां पर 6 लिखा हुआ था, 2 लिखा हुआ था, 4 लिखा हुआ था, 2 लिखा हुआ था यहाँ पे, और उसके बाद एक क्वेश्चन यहाँ पर और लिखा हुआ था, इसमें बार क्या लिखा हुआ था? 9 लिखा हुआ था, 5 लिखा था, 7 लिखा था, क्वेश्चन मार्क। दोस्तों ध्यान रखना, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था। देखो 4 और 2, देखो आपको 2 और 4 को जोड़ दो, कितना आता है? 6, और इसका भाग दे दीजिए, 3 दिया, और यहां पर ये आ गया ये वाला। अच्छा यहां पे चलिए, तो 6 और 2 को जोड़िए, 8 आया, और 8 में आप इसका भाग दे दीजिए, इसका भाग दिया 4, और कितना आ गया? 2, ये आपका ये वाला आ गया। अब इसमें करेंगे तो देखो 9 और 5 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 14, और 14 में 7 का भाग लगा दीजिए, तो आपका आंसर आना चाहिए 2, तो यहां पर 2 आपका राइट आंसर होगा। उम्मीद करता हूं कि समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। कथन निष्कर्ष का क्वेश्चन आया, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आया, ध्यान से करना, एक एक चीज को समझना। दोस्तों आपके सामने जो कथन निष्कर्ष का लेकर, केवल कुछ अग्निशमन कर्मचारी महिला हैं, कुछ जो अग्निशमन कर्मचारी है, अग्निशमन कर्मचारी, ये अच्छे क्वेश्चन है, थोड़ा समझना। अग्निशमन कर्मचारी क्या है? महिलाएं। कुछ अग्निशमन कर्मचारी महिलाएं हैं, ये ध्यान रखना, ये लिखा हुआ है। अग्निशमन कर्मचारी क्या है? महिलाएं। कुछ का संबंध ऐसे होगा, तो ये आपका स्टेटमेंट था। अब स्टेटमेंट ये था, तो आपको कंक्लूजन यानी कि निष्कर्ष आपको क्या दे रखा है वो आपको थोड़ा समझना है, और समझ के ही इसका जवाब देना है। चलिए पहला जो है, सभी महिलाएं अग्निशमन कर्मचारी है। क्या सभी महिलाएं अग्निशमन कर्मचारी है? नहीं दोस्तों, तो पहला आपका गलत हो गया। ध्यान रखना, सभी लिखा हुआ है, क्या सभी होगी? क्या कुछ में सभी आता ही नहीं है, ये ध्यान रखना है। तो आपका पहला तो राइट गलत हो गया। दूसरा है, कुछ अग्निशमन कर्मचारी महिलाएं नहीं है, ये भी आपके ऑथेंटिक रीजन पॉजिटिव आपका है, तो नेगेटिव में कुछ महिलाएं अग्निशमन नहीं है, ये बात कथन में नहीं लिखी हुई है, तो ये भी आपका गलत। तो दोनों ही आपका ना फर्स्ट होगा और ना ही सेकंड होगा, ये हमेशा ध्यान रखना दोस्तों। तो इसका आंसर आपका ना फर्स्ट ना सेकंड होगा, ये ध्यान रखना। चलिए अगला क्वेश्चन में आपके चलता हूं, क्वेश्चन नंबर अगला जो चौथा क्वेश्चन है इसका रीजनिंग का, वो लेता हूं। देखिए एक एक चीज को समझना, मैं जो आपको समझाने की पूरी कोशिश करूंगा, और समझाने के बाद अगर एक क्वेश्चन आया था टेबल में, ऐसे टेबल में चौथा जो रीजनिंग का क्वेश्चन है वो है 6 4, और यहां पर टेबल में लिखा हुआ 24। ये इतना इजी क्वेश्चन, देखो कोई लेवल है क्या मुझे बताओ? 3 4 लिखा हुआ है, यहां पर 12 लिखा हुआ है, और यहां पर आपके
ऐसे करके। और एक क्वेश्चन और था 5 और 3 लिखा हुआ दोस्तों, तो इसका आंसर आपका देखो, यहां से 6 को 4 से गुना किया तो आपका 24 आ गया, यहां पर 3 और 4 को गुना किया तो 12 आ गया। ये वाला आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ऊपर वालों को गुना कर दो तो 5 और 3 को गुना करोगे तो आपका 15 पर राइट आंसर होगा। यही आपका यहां पर 15 आना चाहिए, यही ध्यान रखना है बस। ये आपका हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 4। अगला चलते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। 5 नंबर कौन सा है, फिर कथन निष्कर्ष आ गया दोस्तों। कथन में आया सभी नर्तक अच्छे इंसान हैं। सभी नर्तक, अगर बात करेंगे ये जो नर्तक हैं वो सभी नर्तक क्या है, अच्छे इंसान हैं। ये आपने एक डायग्राम बना दिया दोस्तों, ये डायग्राम बना के आप करोगे तो इसके कथन निष्कर्ष आपके कभी गलत नहीं होंगे। सभी नर्तक अच्छे इंसान हैं। पहला आपका जो निष्कर्ष दे रखा है ये आपका क्या है, ये आपका कथन है, स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट आपको ये दे रखा है, आपको निष्कर्ष बताना। दोस्तों निष्कर्ष बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, मैं समझाने की पूरी कोशिश कर रहा हूं, ध्यान रखना। क्या लिख रहा है, कुछ अच्छे इंसान, कुछ अच्छे इंसान नर्तक है। बिल्कुल राइट बात है, कुछ बाहर वाला अंदर वाले के लिए कुछ का संबंध बिल्कुल रखता है, तो फर्स्ट आपका राइट हो गया। दूसरा है सभी अच्छे इंसान, तो देखो बाहर से अगर अंदर से बाहर जाते हो तो मैंने बताया था आपको अच्छी तरीके से सभी और कुछ दोनों का संबंध होता है, और बाहर से अंदर आते हो तो केवल और केवल किसका संबंध होता है, कुछ का। तो आपके दूसरा जो स्टेटमेंट है वो पहला तो आपका राइट हो गया। दूसरा क्या लिखा हुआ ध्यान रखना, लिखा है कि सभी अच्छे इंसान नर्तक है। जितने भी अच्छे इंसान है क्या वो सभी नर्तक होंगे, गलत दोस्तों, केवल फर्स्ट राइट, इसका आपका केवल फर्स्ट राइट होगा, ये आपका करेक्ट आंसर है। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 6 लेते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ले लिया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पर चलते हैं, इसका रीजनिंग का। बिल्कुल इजी क्वेश्चन आए हैं दोस्तों, कोई ज्यादा हार्ड नहीं है। अपने आप जो हार्ड वाला क्वेश्चन आएगा मैं बता दूंगा कि इसमें आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है, लेकिन प्रॉब्लम वाला कोई नहीं है। अगला और क्वेश्चन एक तर्क का है, मतलब कथन और तर्क है। तो कथन आपको दे रखा है, और कथन में क्या दे रखा है वो मैं बताना चाहता हूं। क्या विद्यालयों को स्कूलों की सफाई के काम में विद्यार्थियों को लगाना चाहिए? क्या वो आपसे पूछ रहा है, क्या विद्यालयों को स्कूलों की सफाई के काम में विद्यार्थियों को लगाना चाहिए, यह बात पूछ रहा है। पहला आपको कह रहा है कि हां विद्यालयों को छात्रों के ऊपर अपने नियंत्रण और शक्ति का प्रयोग करना चाहिए। दोस्तों शक्ति का कोई प्रावधान नहीं है, ध्यान रखना, शक्ति का प्रयोग नहीं कर सकते, यह ध्यान रखना। तो पहला आपका गलत हो गया। दूसरा आपका कह रहा है नहीं, कि हाँ नहीं मतलब क्या है कि सफाई में नहीं लगाना चाहिए, यह छात्रों के शैक्षिक अध्ययन के लिए आवंटित समय को प्रभावित करता है। यह बिल्कुल राइट बात है, ऑथेंटिक बात है, प्रभावित करता है उनके आवंटित समय को, ध्यान रखना। केवल आते ही लड़कों को सफाई में लगा दिया, ये कोई सफाई की जो विद्यालय की सफाई के लिए केवल और केवल ये जरूरी नहीं होता दोस्तों कि भाई बच्चों के लिए नहीं, ये छात्रों के शैक्षिक अध्ययन के लिए आवंटित समय को प्रभावित करेगा। तो आपका तर्क सेकंड मजबूत हो जाएगा इसमें, यह आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। अगला क्वेश्चन आता है आपका बोर्ड मास का। माइनस का अर्थ आपको दे रखा है प्लस, और आगे क्या दे रखा है, गुणा का अर्थ दे रखा है आपको घटाना, और आपको दे रखा है डिवाइड का अर्थ आपको दे रखा है गुणा। अब आपको पूछा क्या गया है, पूछा गया है दोस्तों कि आपके 4 × 2 और आगे लिखा हुआ है -3 डिवाइड बाई 2 और बराबर यहां पर मंजिला कोष्टक है। ये आपका क्वेश्चन था, तो पहले आप इसमें चिन्ह लगा दीजिए। तो आपने मंजिला कोष्टक लगाया, स्मॉल कोष्टक ब्रैकेट लगा दिया। अब देखो 4 गुणा का अर्थ क्या है, माइनस, ये माइनस लगा दीजिए। यहां माइनस है तो माइनस को किस में बदलेंगे, प्लस में, तो प्लस बदल दीजिए। और बटे में है तो किसको लगा देंगे, गुणा में लगा देंगे, गुणा लगा देंगे। ये आपका हो गया। अब पहले आप छोटा जो ब्रैकेट है उसको सोल्व करेंगे दोस्तों। तो यहां पर आपका 4 में से 2 गए तो 2 आएगा, और 3 दूनी कितना हो गया, 6 हो गया। और अब मंजिला कोष्टक को सोल्व करोगे तो 8 आपका करेक्ट आंसर है इसका। उम्मीद करता हूं कि समझ में आ गया होगा। 8 आपका क्वेश्चन बिल्कुल राइट आंसर है। अच्छा अगला चलिए, रीजनिंग का क्वेश्चन क्या आया था, ये आया था सेव आम फल। स्क्रीनशॉट लेते जाना दोस्तों, स्क्रीनशॉट जरूर ले लेना। अच्छा अगला क्या क्वेश्चन था, अगला क्वेश्चन था आपके सेव आम फल, सेव आम और फल। तो दोस्तों मुझे ये बताओ, सेव और आम ये दोनों ही क्या है, फल है। तो आपका डायग्राम जो बनेगा वो बनेगा, सेव और आम तो अलग अलग आ गए, ये सेव का आ गया और ये आम का आ गया। तो ये दोनों ही क्या, फल है, तो फल के अंदर आ जाएंगे, तो यहां पर फल आपके बाहर कर दोगे, ये फल का। तो ये आपका डायग्राम था, जो सी ऑप्शन था ये आपको करना था। चलिए अगला जो तर्क है, क्या तर्क में देखो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, कथन निष्कर्ष का और भी रीजनिंग का। क्या लिखा है, क्या सरकार को गर्मियों के मौसम में सूती कपड़ों के अलावा अन्य कपड़ों के उपयोग पर प्रतिबंध लगाना चाहिए? क्या है वो कथन, ये नहीं दे रखा है कि प्रतिबंध लगा दिया गया, प्रतिबंध लगाना चाहिए।
तो फर्स्ट आपका कह रहा हाँ गर्मी के दिनों में सूती कपड़े हमारे शरीर को अधिक ठंडक प्रदान करते हैं। ऐसा कोई तर्क में उल्लेख नहीं है दोस्तों कि गर्मी में जो ये है जो उल्लेख फर्स्ट मजबूत नहीं है। अच्छा सेकंड क्या कह रहा है, सेकंड में कह रहा है कि नहीं, नागरिकों किसी भी मौसम में किसी भी प्रकार के कपड़े पहनने का अधिकार है। बिल्कुल ये राइट बात है, किसी भी मतलब किसी भी प्रकार के मौसम में, मतलब जो मौसम है उसमें किसी भी प्रकार के कपड़े पहन सकता है वो। तो आपका केवल सेकंड तर्क आपका राइट होगा, ये भी ध्यान रखना इसमें भी। चलिए अगला जो दे रखा है वो क्वेश्चन है रीजनिंग का, चलिए आगे चलते हैं। हाँ अब आया था बाघ तोता डॉल्फिन, बाघ आया, तोता आया, डॉल्फिन आया। दोस्तों ये ध्यान रखना, आपके ये जो टॉपिक है वो वेन आरेख का है। मैंने बार बार कह रहा हूं कि वेन आरेख है, सादृश्यता है, वर्गीकरण है। इन टॉपिकों को अच्छी तरीके से पढ़ लो, आपके काफी हेल्प मिलेगी इन टॉपिकों में। चलिए बाघ और तोता और डॉल्फिन, इनमें देखिए क्या संबंध है। तो बाघ अलग है, डॉल्फिन अलग है और तोता अलग है, तीनों ही अलग अलग है, तीनों अलग अलग का ऑप्शन देख लेना। अब एक आया था दोस्तों अगला क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन हो गया। अब अगला क्वेश्चन क्या आया था आपके पास, आया था 2 आया, 3 आया, 5 आया, और उसके में कह रहा है कि दिए गए विकल्पों में उस संख्या का चयन करें जो संख्याओं के लिए एक समूह से संबंधित है। समूह बनाता है तो 11, 14, 21 और 25 ये ऑप्शन थे। तो थोड़ा सा ध्यान रखोगे, ये अभाज्य संख्या चल रही है। कौन सी चल रही है? अभाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्या है, तो अभाज्य संख्या इनमें से ये 2, 3, 5 अभाज्य संख्या है दोस्तों। ये जोड़ के मत कर देना, 1 जोड़ा 2 जोड़ा, यहाँ पर 3 जोड़ा 8 आएगा, यहाँ पर कोई ऑप्शन भी नहीं है। तो आपका 11 आंसर करेक्ट आंसर है। ये आपकी अभाज्य संख्या 14, 21, 25 अभाज्य नहीं होती है, भाज्य होती है। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे चलिए। अब आगे चलते हैं, आगे वाला का क्वेश्चन क्या दे रहा है देखिए रीजनिंग का। अगला क्वेश्चन रीजनिंग का, देखो एक एक चीज मैं आपको समझाते जाऊंगा दोस्तों, ध्यान रखना थोड़ा सा। हाँ अगला क्या है? बेसबॉल। बेसबॉल आया था, बेसबॉल। बेसबॉल के बाद आया था फुटबॉल। फुटबॉल के बाद क्या आया था? फुटबॉल। फुटबॉल। फुटबॉल के बाद खेल। क्या आया था? खेल। खेल। अब मुझे बताइए कि इसमें कौन सा वेन आरेख बनेगा। तो आपको पता है कि बेसबॉल और फुटबॉल अलग अलग, और ये आ गया, दोनों ही खेल में आते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं रीजनिंग का। एक प्रतिबिंब का क्वेश्चन आया था जो आपको देखो समझाने में बहुत ही, ये ऐसा क्वेश्चन था एक ऐसा, और इस क्वेश्चन में आपको ऐसे डायग्राम बना हुआ था। देखो मैं आपको पूरा समझा देता हूं। ऐसे ये ऐसे इस प्रकार का डायग्राम बना हुआ था, और इसमें आपको ये वाली जो है ये ब्लैक ब्लैक आपको दर्शा रखा था, ये वाला ब्लैक ब्लैक दर्शा रहा था, और यहां पे प्रतिबिंब लगा हुआ था ऐसे। और आपको कहा कि इसकी दर्पण छवि कौन सी होगी। तो दोस्तों लेफ्ट राइट चेंज होता है ओनली 4। तो ये जैसा स्ट्रक्चर है वैसा ही स्ट्रक्चर बनाओगे, ये जैसा स्ट्रक्चर है वैसा ही स्ट्रक्चर बनाना है। केवल और केवल इधर वाला ब्लैक हो जाएगा और कुछ नहीं होगा, ये आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। बस यही आपका आंसर है, ये वाला ब्लैक हो जाएगा, सी आंसर हो जाएगा आपका आंसर। अच्छा बिल्कुल उम्मीद करता हूं कि समझ में आ गया होगा। चलिए एक मिरर का क्वेश्चन और आया था दर्पण का। देखो 2 क्वेश्चन आ गए। मैंने कहा ना दर्पण जल प्रतिबिंब, आपके मैंने क्रैश कोर्स में एक एक टॉपिक अच्छी तरीके से डाले थे, और अगर आपने पढ़े हैं तो आपका क्वेश्चन एक भी गलत नहीं होगा दोस्तों रीजनिंग का। कारपेंटर, कारपेंटर लिखा हुआ, कारपेंटर। अब आपको एक ही देखना है, इसने कहा था कि इसकी छवि जलीय छवि दर्शाने वाला। तो जल में आपको पता है कि जल प्रतिबिंब इसका क्या होगा। तो आपको दिमाग लगाओगे तो आपका दिमाग कभी भी सही जगह लगेगा, ये ध्यान रखना। दिमाग लगाने की बात है बिल्कुल दोस्तों। इजी क्वेश्चन आया है। अब आप इसमें क्या करते हो वो मुझे पता नहीं, आपको पता है सी चेंज नहीं होता, ए उल्टा हो जाएगा और आर उल्टा हो जाएगा ऐसे, और पी उल्टा हो जाएगा। तो ये आपको इतना ही करते ही ऑप्शन आ गया। आपका डी ऑप्शन में पूरा दे रखा है, और डी ऑप्शन में ये पूरा दे रखा है, ई चेंज नहीं होता है, एन पूरा चेंज हो जाता है। तो एन आपका ऐसे हो जाएगा, और एन के बाद आपका टी है तो टी ऐसा आ जाएगा, ई आ जाएगा, आर ऐसे आ जाएगा। ये आपका प्रतिबिंब बन गया जल प्रतिबिंब, जल छवि। ये आपका पूछा गया था, तो डी आंसर होगा। अच्छा चलिए उम्मीद करता हूं कि समझ में आ गया होगा। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेता हूं रीजनिंग का। रीजनिंग में एक ऐसा पासे का जो क्वेश्चन आया था वो आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि पासे में ऐसे, यहां पर तो खाली कॉलम थे, यहां पर आपके 4 पॉइंट लगे हुए थे। इसको मैं थोड़ा सा समझा दूं क्योंकि एक्सप्लेनेशन जरूरी है।
आप लोग करते हो, लेकिन फटाफट के चक्कर में पता नहीं कितनी गलतियां करते हो, ये आपको ध्यान रहना चाहिए। अच्छा, अब दोस्तों देखो यहां पर मैं इसका पूरा का पूरा आपको विवरण बता दूं। इस खाली का मतलब विपरीत क्या होगा, तो आप लिखोगे खाली बॉक्स का विपरीत होता है, वो होता है 3 पॉइंट। कितने पॉइंट? 3 पॉइंट। और दूसरा आपके है इस खाली का 2 पॉइंट। इस खाली का जो है वो है 2 पॉइंट। कितने पॉइंट? 2 पॉइंट। और उसके बाद आपका इस मतलब ये 4 का 1, 4 का 1, 4 पॉइंट है उसका 1, 4 पॉइंट है उसका 1। अब आप मुझे ये बताओ कि आपका आंसर क्या होगा। तो आपने एक ऑप्शन में तो ये दिया था, ऐसा एक ऑप्शन आया था आपके, इसमें लिखा था 4 आया, 1 आया और खाली आया था। तो 4 और 1 तो विपरीत है, इस कारण से पहला ऑप्शन तो गलत हो गया। दूसरा ऑप्शन आया था आपके खाली खाली और 2 बिंदी, खाली खाली और 2 बिंदी। तो आप मुझे बताओ खाली खाली और 2 बिंदी में देखो यहां पर 2 का खाली बिंदी, खाली बॉक्स है वो 2 का विपरीत है, जबकि ये ऑप्शन भी आपका गलत है। तीसरा ऑप्शन आया था आपका कि 2 बिंदी आई थी, फिर आपके यहां पर कितनी बिंदी आ गई? 4 बिंदी आ गई, और उसके बाद यहां पर 1 बिंदी आई थी। अब मुझे बताइए यहां पर 4 पॉइंट आ गया, 1 पॉइंट आ गया, 2 पॉइंट आ गया, क्या मुझे बताओ 4 1? देखो 4 1 विपरीत है, साथ में नहीं बैठ सकता। सी भी आपका आंसर गलत। अच्छा, डी आपका आंसर देखो कैसे होगा सही। तो 4 ये पॉइंट है, और यहां पर देखो 2 पॉइंट है, और यहां पर देखो 3 पॉइंट है। अब देखो मुझे विपरीत बताओ, 4 का विपरीत 1, 4 का विपरीत 1 है कहीं दिख रहा है, 2 का विपरीत खाली बॉक्स कहीं दिख रहा है, और 3 का विपरीत खाली बॉक्स कहीं दिख रहा है। यानी कि ये दोस्तों तीनों चीज आ गई। इसका मतलब है ये आपका देखो ये तीनों ले लिया साथ में, ये तीनों साथ ले सकते हैं, एक आकृति बना सकते हैं। दी आपका राइट आंसर। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से। आगे चलते हैं अपन, आगे चल के और अगला क्वेश्चन करते हैं रीजनिंग का। देखो दोस्तों बिल्कुल इजी पेपर आया, कोई लेवल नहीं है इसका। अगर आप देखोगे तो लेवल कुछ भी नहीं है इसे। आपके अगर लेवल आता तो मैं अपने आप आपको कह देता कि लेवल आया है। अच्छा, एक आदमी, दिशा का क्वेश्चन आए थे 2। अब देखो दिशा का क्वेश्चन क्या है, एक आदमी। तो आपको पता है कि दोस्तों ये उत्तर दिशा होती है, ये पूर्व होती है, ये पश्चिम होती है, और ये दक्षिण होती है। अब मैं आपको जो समझाने जा रहा हूं ध्यान रखना। एक आदमी उत्तर की ओर 28 मीटर चला, उत्तर की ओर यानी ऊपर 28 मीटर चला। उसके बाद क्या कर रहा है कि वह दाएं मुड़ा और 11 मीटर चला। दाएं किधर मुड़ेगा? इधर मुड़ेगा दाएं, और 11 मीटर चला दिया। उसके बाद एक बार फिर से दाएं मुड़ा, दाएं किधर मुड़ेगा? नीचे, और इधर चलेगा, और ये 12 मीटर चला, 12 मीटर चला। अब क्या कह रहा है कि, और फिर क्या कह रहा है, इसके बाद वह बाएं मुड़ा। अब बाएं किधर मुड़ेगा बताओ मुझे? बाएं इधर मुड़ेगा कि इधर मुड़ेगा? इधर मुड़ेगा, इधर बाएं। देखो 12 मीटर चलने का वापस देखो, एक आदमी 28 मीटर उत्तर की ओर चला, और फिर दाएं मुड़ा, 11 मीटर चला, एक बार फिर दाएं मुड़ा, नीचे मुड़ा, 12 मीटर चला। इसके बाद वे पुनः बाएं मुड़ा और 23 मीटर चला, 23 मीटर चल गया, यहां पर 23 मीटर। अब क्या कह रहा है कि अब वह आदमी अब वह किस दिशा के सम्मुख खड़ा है? तो ये कौन सी दिशा है? ये वाली देखो, तो ये आपका पूरब दिशा आंसर, राइट आंसर होगा। पूरब दिशा की ओर मुख करके खड़ा है, पूरब दिशा। सामने किस दिशा के मुख खड़ा है? सम्मुख खड़ा है, पूरब दिशा। उम्मीद करता हूं कि समझ में आ गया होगा। स्क्रीनशॉट लेते जाइए। अगला क्वेश्चन अपन रीजनिंग का चलते हैं। कूट भाषा का आया था, बिल्कुल इजी क्वेश्चन, कोडिंग डिकोडिंग। चलते हैं कोडिंग डिकोडिंग पे। क्या आया था क्वेश्चन? क्वेश्चन आया था TRAIN ये आया था, और इसके आगे लिखा था 8, और फिर आपको पूछा था TRAINER ट्रेनर, इसका पूछा था आपका क्वेश्चन मार्क। तो अब देखिए यहां पर ये 4 और 4 8 अक्षर होते हैं, इसमें 8 अक्षर है, तो इसमें देखो 3 4 3 7 अक्षर, तो आपका 7 आंसर था। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन मैंने बहुत ही आपको ऑफलाइन में करवाए थे। अच्छा, काहिरा है वो दोस्तों मिस्र की राजधानी है। किसकी राजधानी है? मिस्र की राजधानी है। काहिरा मिस्र आया था, और उसके बाद आपके लिखा हुआ आया पेरिस। पेरिस है दोस्तों किसकी राजधानी है? तो आप कहोगे फ्रांस की राजधानी है। किसकी? फ्रांस की। तो ये आपका राइट आंसर है फ्रांस, ये ध्यान रखना। चलिए, अब आया था पिन, PIN, एक आया था रीजनिंग का, पिन बराबर 39। अच्छा, आगे क्या पूछा है? SIN पूछ लिया। अरे बहुत इजी, देखो 16 9 और 14। अगर आप 16 को 9 को 14 को जोड़ोगे तो आपका यहां पर 39 आएगा। 9 4 13 6,
19, 19 का 9, हासिल का 1 और 3 39। अगर आप इसमें करोगे तो आप एक काम करो, 19 है, 9 है, 14 है, जोड़ो तो 19 जोड़ा, 9 जोड़ा, 14 जोड़ा। देखो इतना आपको इजी दे दिया कि केवल 3 ही ज्यादा जोड़ना है, तो यहाँ पर 42 आ जाएगा। 3 कैसे, देखो यहाँ देखो 9 9, 14 14, यहाँ पर 16 है, यहाँ 19 है, 3 का ही फर्क है, 3 ज्यादा जोड़ के 42 आपका राइट आंसर था, सेन का 42। उम्मीद करता हूं कि समझ में आ गया होगा, स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब रीजनिंग का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो रीजनिंग का नेक्स्ट क्वेश्चन आया था आपके नीचे दिए गए 4 में से 3 आपस में शब्द आपस में किसी न किसी प्रकार समान है। तो देखो बाघ आया था, फिर आया था दोस्तों शेर आया था, और उसके बाद आया था आपके भेड़ आया था। 4 ऑप्शन है, भेड़ आया था, और ये चारों ऑप्शन लिख रहा हूं, तेंदुआ आया था। अब इसमें कह रहा है 3 किसी प्रकार समान है, एक अलग है, तो ये जंगली जानवर है तीनों, भेड़ शेर बाघ, और ये भेड़ अलग हो जाएगा, बाघ शेर और तेंदुआ तीनों जंगली जानवर है, और भेड़ अलग हो जाएगा आपका राइट आंसर। उम्मीद करता हूं कि समझ में आ गया होगा। चलिए अब क्वेश्चन चलते हैं अगला रीजनिंग का। अगला जो रीजनिंग का जो क्वेश्चन है वो ध्यान रखना, क्या कह रहा है, बोल रहा है कि घटना दी है ए, सारा अपने पुत्र, सुन लेना, सारा अपने पुत्र पुनीत के घर, सारा जो अपने मित्र, सॉरी सारा है वो अपना मित्र है कोई पुनीत नाम का, उसके घर पर उसके माता पिता से मिलने गई। अब घटना सेकंड क्या कह रही है, घटना बी कह रही है कि पुनीत के माता पिता लंबे समय से बीमार चल रहे थे। तो देखो दोस्तों, अब आप मुझे बताइए कि ये एक प्रभाव है, प्रभाव कौन सा है, घटना बी प्रभाव है कि पुनीत के माता पिता लंबे समय से क्या चल रहे हैं, बीमार चल रहे हैं, ये एक प्रभाव हो गया। लेकिन जो घटना ए है इसका तत्कालिक और प्रमुख कारण है। तत्कालिक और प्रमुख कारण का मतलब है कि सारा अपने मित्र है पुनीत के घर उसके माता पिता से मिलने क्यों गई, क्योंकि वो बीमार चल रहे हैं, इसलिए अपने मित्र के माता पिता का हालचाल पूछने के लिए वो घर पे गई, तो इसका ये प्रमुख कारण है। तो बी आपका आंसर सही हो गया दोस्तों कि घटना बी इसका प्रभाव है। घटना बी तो क्या है, प्रभाव है। प्रभाव क्यों है दोस्तों, क्योंकि वो उसके माता पिता क्या है, पुनीत के माता पिता क्या है, बीमार चल रहे हैं, तो ये इसका प्रभाव हो गया। और इसका तत्कालिक कारण हो गया वो घटना ए हो गई, तत्कालिक कारण मुख्य कारण हो गया। किस कारण से वो उसके माता पिता से मिलने गया, क्योंकि वो बीमार चल रहे थे, इस कारण से। तो आपका बी आंसर हो गया, घटना एक प्रमुख कारण हो जाएगा, घटना बी प्रभाव होगा, बी आंसर इसका राइट आंसर है। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, एक पिता ने अपने पुत्र से कहा, कथन है एक पिता अपने पुत्र से कहता है कि विदेश में नौकरी करने का निर्णय लेने से पहले एक बार मुझसे परामर्श कर लेना। पिता अपने पुत्र से कहता है कि विदेश में जो नौकरी करने का निर्णय लेने से पहले, भाई निर्णय लेना है कि भाई विदेश में नौकरी, तो विदेश में नौकरी करने से पहले ही निर्णय ले लेना, मुझसे एक बार मुझसे परामर्श जरूर ले लेना, यह कहता है एक पिता अपने पुत्र से। तो धारणाएं क्या दे रखी है इसमें, धारणाएं क्या है, पिता चाहते हैं कि उनका पुत्र विदेश जाए, तो ये चाहते हैं या नहीं चाहते हैं, ये बात तो गलत है कि भाई चाहते हैं या नहीं चाहते हैं, वो तो परामर्श के लिए कह रहे हैं कि मुझसे एक बार निर्णय जरूर ले लेना, परामर्श ले लेना। दूसरा है अगर पुत्र अपने पिता से सलाह नहीं लेता है, पुत्र अपने पिता से सलाह नहीं लेता है तो वह गलत फैसला करता है, ये बात ऑथेंटिक है, क्योंकि भाई वो गलत फैसला कर रहा है, इसलिए तो कह रहे हैं कि भाई एक बार सलाह जरूर ले लेना। अच्छा अगला क्वेश्चन, ये तो आपका केवल सेकंड राइट हो गया, ये निष्कर्ष ध्यान रखना, क्वेश्चन नंबर 144। अब सीरीज का मुझे पता नहीं। अगला क्वेश्चन है, 4 अंक के समूह दिए गए हैं 3 आपस में, तो देखो 4 अंक के समूह में एक A1 दे रखा आपको, दूसरा दे रखा E5। अब ध्यान रखना मैं जो समझाने जा रहा हूं, U21 दे रखा है और एक दे रखा P12। अब मैं आपको बता दूं, देखो A तो 1 नंबर पे आता है, E 5 नंबर पे आता है और U 21 नंबर पे आता है, लेकिन P आपका है वो 16 नंबर पे आता है, यहां पर 12 लिखा हुआ है, ये आपका गलत आंसर हो गया। उम्मीद करता हूं कि समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं, एक बार स्क्रीनशॉट ले लेना, दोनों क्वेश्चन करवा दिया आपको। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे रीजनिंग में। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, एक लिखा हुआ है था फिजिक्स PHYSICS। अब फिजिक्स का कोड लिखा हुआ था दोस्तों, कोड लिखा हुआ था NF और अगला लिखा हुआ था देखो WQ और G, उसके बाद AQ, ये आपका कोड लिखा हुआ था। और आपको पूछा है केमिस्ट्री CHEMISTRY केमिस्ट्री, इसका आंसर क्या होगा। तो देखो यहां पर यहां लिख दो 16, 8 नंबर पे, 25 पे, 19 पे, 9 पे और ये 3 पे और ये 19 पे। अब यहां देखो ये 14 पे आएगा, 6 पे आएगा, 23 पे आएगा, ये 17 पे आएगा, ये 7 पे आएगा, 1 पे आएगा और ये 17 पे आएगा। यहां से देखो ये दोस्तों कितना कम हो रहा है, 2 कम हो रहा है, यहां से प्रत्येक में 2-2 कम हो रहे हैं। आपने ये तरीका लगा दिया, देखो 25 में से 2 कम, 25 का लगाना और 19 में से 2 कम, ऐसे 2-2 कम हो रहे हैं। तो 2-2 कम करोगे तो 2 कम करोगे आपका A,
फिर 2 कम करोगे आपका देखो ये 3 नंबर पे या 8 नंबर पे 1 आ गया, और 8 में से 2 कम करोगे तो कितना आ जाएगा आपके 6 आ जाएगा। तो 6 पे क्या आता है, एफ आता है। ये एफ से स्टार्टिंग वाला केवल बी आंसर ही है। और अगर आप चाहोगे तो पूरा बता दूं, बाकी आप लोग देखो दिमाग से करना चाहते हो तो ये तरीका आपको समझ में आ गया। प्रत्येक में से 2-2 कम करके आपको लिखना है। जैसे 5 में से 2 कम किया तो आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि मैं 5 में से 2 कम करूंगा तो 3 आएगा, मेरा सी आ जाएगा ऐसे। तो ये आपका ए एफ सी, मैं आपको पूरा आंसर लिख देता हूं। इतना टाइम नहीं है कि आपको पूरा मैं करवाऊं, बाकी मैंने आपको समझा दिया। ये आपकी आंसर की है तो आपको समझाने का कोशिश कर रहा हूं, ये आपका आंसर होगा। उम्मीद करता हूं कि समझ में आ गया होगा। चलिए अब चलते हैं रीजनिंग में। लास्ट क्वेश्चन क्या क्या दे रखे हैं, तो लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो क्या है, चलिए लास्ट क्वेश्चन आपका रीजनिंग का क्या आया था। देखो लास्ट क्वेश्चन आया था कि पानी का जहाज है वो कप्तान, पानी का जो जहाज है, पानी का जहाज, और यहां लिखा था कैप्टन, कप्तान। पानी के जहाज को चलाने वाला कौन होता है, कैप्टन होता है। तो मुझे बताइए कि हवाई जहाज को चलाने वाला कौन होगा। तो हवाई जहाज के लिए आपको ही पता है दोस्तों, अरे इतना सरल सवाल, पायलट होता है। कौन होता है, पायलट होता है। यही आपका राइट आंसर है। अच्छा अगला एक आया था 72:9 और समानुपात में 136 आया था, और यहां पर अनुपात में क्वेश्चन मार्क आया था। दोस्तों अगर 72 में अगर 9 का भाग देते हो तो कितना आता, 8, यानी कि इसको 8 से गुणा किया है। तो ऐसी संख्या बताओ जिसको 8 से गुणा किया। अब 8 से गुणा ऐसे किया, देखो ऐसे 9 को 8 से, तो यहां पर किसको गुणा करूंगा, तो 17 को अगर 8 से गुणा करोगे तो आपका, तो ये ऑप्शन में 4 ऑप्शन दे रखे हैं, तो 4 ऑप्शन से आप आराम से निकाल सकते हो, 17 आंसर है। और अगला क्वेश्चन आया था, ए आया था, जेड आया था, फिर आया था क्वेश्चन मार्क आया था, वाई आया था, और उसके बाद सी आया था, एक्स आया था। अब ध्यान रखना, देखो ये 1 नंबर पे 26 पे, अब आपको डरना नहीं है, 25 पे, ये 3 पे और ये 24 पे। ये 2 सीरीज बन रही है, मिश्रित श्रृंखला है अक्षर श्रृंखला की। देखो यहां पर 26 में से 1 गया तो 25 आ गया, 25 में से 1 गया तो 24 आ गया। एक एक छोड़ के कर रहा हूं। अब एक एक छोड़ के लिया तो मुझे बताओ, मैं अगर यहां पर एक एक छोड़ के लिया तो एक एक यहां पर बढ़ा के ले लो। 1 प्लस किया तो कितना आ गया, 2 आ गया। इसको बी लिखूंगा, और बी में फिर +1 किया तो ये आपका सी आ गया। तो उम्मीद करता हूं कि आपको राइट आंसर बी आएगा, बी, इसमें बी अक्षर आएगा, ये ध्यान रखना। तो उम्मीद करता हूं कि ये समझ में आ गया होगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन बचा है, रीजनिंग का लास्ट क्वेश्चन। चलिए स्क्रीनशॉट ले लेना। लास्ट क्वेश्चन में क्या दे रखा है दोस्तों, ध्यान रखना, ध्यान में रखते हुए पूरे क्वेश्चन को करना है। ऐसे लिखा हुआ था लूना, LUNA, और अनुपात में लिखा हुआ था ALUN, और उसके बाद समानुपात में लिखा हुआ था दोस्तों NALU। देखो दोस्तों बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये भी। अब आपको करना क्या था, देखो पहले A को ले लिया, फिर L को लिया, फिर देखो UN को पूरा का पूरा उठा के रख दिया। ऐसा दिमाग लगाना है। अब यहां पर आपको क्या करना है, देखो पहले किसको लेना है, U को लेना है, तो U को ले लो, फिर N को लेना है, N को ले लो, और फिर इन दोनों को है वैसे के वैसे AL उठा के रख दो। ये आपका आंसर था। अब उम्मीद करता हूं कि ये तो हो गया। एक क्वेश्चन और बचा है, शायद दिशा का एक क्वेश्चन छोड़वा दिया, दिशा के एक क्वेश्चन ही बताया मैंने, दिशा का एक क्वेश्चन और रह गया दोस्तों। मैं आपको 1 मिनट बता देता हूं, कहीं चूक गया हूं तो, बाकी तो सारे बता दिए मैंने। ओनली एक दिशा का क्वेश्चन ही मैंने नहीं बताया आपको, बाकी सारे क्वेश्चनों का अध्ययन करवा दिया है। थोड़ा सा ध्यान रखना, थोड़ा सा बस हो गया है, 1 सेकंड की बात है। दिशा के मैंने सारे क्वेश्चन ले लिए क्या, देखो हाँ एक क्वेश्चन बच गया था। देखो एक महिला उत्तर की ओर 18 मीटर चली, एक महिला है वो उत्तर की ओर 18 मीटर चली। तो देखो उत्तर की ओर यानी कि यहां ऐसे जाएगी, 18 मीटर चली, उत्तर की ओर चली 18 मीटर। उसके बाद क्या किया दोस्तों, उसके बाद वे बाएं मुड़ी, बाएं किधर है, इधर, उधर दायां है, इधर बायां, 15 मीटर चली, 15 मीटर चला दो। उसके बाद क्या कह रहा, अब वे फिर से बाएं मुड़ी, फिर से बाएं तो दोस्तों नीचे मुड़ेगी, और फिर से बाएं मुड़ के कितनी चल गई, 13 मीटर चली गई, 13 मीटर। अब देखो क्या कह रहा है, 13 मीटर चली महिला, अब किस दिशा के सम्मुख खड़ी है, तो आपका आंसर होगा दोस्तों, हाँ दोस्तों देखो इसका आंसर आपका क्या हो गया, दक्षिण हो गया दिशा का। तो एक में तो आपको पूर्व दिशा बताया, दूसरे का जो दिशा का क्वेश्चन है वो क्या हो गया, दक्षिण।
तो इसी प्रकार आपको उम्मीद करता हूं कि पूरी आंसर की हमारे द्वारा बता दी गई है। आपको 7 नवंबर की सुबह की शिफ्ट की, इवनिंग की शिफ्ट की भी आएगी आपके सामने आंसर की। और दोस्तों लगे रहिए और गोल स्टडी को चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। दोस्तों बिल्कुल सटीक आंसर की मिल रही है आपको इस चैनल पर, ध्यान रखना। और देखो ये ध्यान रखना, जितने भी क्रैश कोर्स में क्वेश्चन कराए थे रीजनिंग में तो एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जा रहा है। बस ये है कि मैंने आपको क्या कहा था, फुटबॉल, ये बास्केटबॉल, ये तो मैं आपको कह रहा हूं कि कई क्वेश्चन तो हुबहू ही आपके क्वेश्चन वही हैं किताबों में जो मिल रहे हैं, वही मैं क्वेश्चन करवा रहा हूं, क्वेश्चन वही है, वही कुछ क्वेश्चन अलग अलग आ जाते हैं, लेकिन वो क्या है कि कंसेप्ट वही है रीजनिंग में। तो दोस्तों रीजनिंग का तो कोई भी क्वेश्चन अगर आप गलती करके आ रहे हो, छोड़ के आ रहे हो, इसका मतलब बिल्कुल एक थोड़ा ध्यान रखो, कथन निष्कर्ष में थोड़ा सा ध्यान रखो। ये कुछ और सभी आता है ना, उसको तो 100% आप सही कर सकते हो, डायग्राम बना के मैंने समझाया था अच्छी तरीके से। अब दूसरे जो आ रहे हैं लाइनेज में, स्टेटमेंट, कंक्लूजन में, उन क्वेश्चनों को आपको थोड़ा सा डीपली अपने माइंड में सोच के और उनका जवाब देना है। अगर वो प्रतिबंध ऊपर लगा ही देता है, सफाइयों के बारे में ऐसे स्कूल सफाई के लिए क्वेश्चन आए थे ना, तो थोड़ा ध्यान देके करना है दोस्तों। तो बेस्ट ऑफ लक नेक्स्ट एग्जाम के लिए आप लोगों को, जो भी नेक्स्ट एग्जाम जो देने जा रहे हैं, कल का, आज का, मतलब कल जो 8 तारीख के, उनको सबको धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक और कंटिन्यू आप जुड़े रहिए। धन्यवाद।